आई गेस वी आर लाइव। एक बार बताओ जल्दी से। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस सीए इंटरमीडिएट का इनकम टैक्स का रेगुलर बैच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हमारे पास मैसेज आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग चिरायु, गुड मॉर्निंग जिया। क्या मेरा ऑडियो वीडियो आपका क्लियर आ रहा है? गुड मॉर्निंग सनीश, गुड मॉर्निंग युक्ति। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार जल्दी से बताओ। और पहली की एडवांस अकाउंट्स की क्लास कैसी गई उसके बारे में मुझे 2 मिनट बताओ। वी कैन स्टार्ट लेट। बताओ। गुड मॉर्निंग सर, कैसे? अरे मैं तो एकदम बढ़िया, एब्सोल्युटली फाइन जिसको बोलते हैं ना, वैसा एब्सोल्युटली फाइन हूँ। आप बताओ आप कैसे हो सर? एंड ऑल क्लियर जवाब नहीं देना आपको, ऑल गुड जवाब नहीं देना, अलग जवाब दो। कैसे हो आप सभी लोग? क्लियर है सर, क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। क्या हाल है आप सभी के? क्या आपने होमवर्क ट्राई किया क्या जब मैंने कल दिया था? क्या आपने होमवर्क ट्राई किया? क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट लाइव आते हैं ना, ऑलमोस्ट मेरे पास सबका जवाब आया था, एक दो को छोड़ के लगभग सबका जवाब आया था। सबके जवाब ऑलमोस्ट सही भी थे, सबको सेम दिक्कत आ रही थी। सबको वो पास्ट की फॉरेन अनटैक्स इनकम के बारे में दिक्कत आ रही थी, सबको गिफ्ट से रिलेटेड प्रोविजंस में दिक्कत आ रही थी, एंड सबको डिडक्शन से रिलेटेड दिक्कत आ रही थी। क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं वो अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं है वो है, इसलिए दिक्कत आ रही थी। और ऐसा होगा आपके साथ। दुर्भाग्य की स्थिति ऐसी है सर, किया था ट्राई पर हुआ नहीं। होना चाहिए था। चलिए 3 पॉइंट्स छोड़ के जो मैंने बताया, फॉरेन एंड टैक्स इनकम, गिफ्ट और उसके अलावा डिडक्शंस, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब चीजें हो जानी चाहिए थी। भाई कोई बात नहीं, क्लास में ट्राई करेंगे, हो जाएगा आज। सवाल मेरा क्या बोलूं, मैंने बताया ही नहीं था आपको, जब पढ़ाया ही नहीं था तो इट वाज मोर एक्सपेक्टेड कि आपसे नहीं बनेंगे वो तीनों पॉइंट्स। बट इज इट पॉसिबल क्या कि जो मैं क्लास में आपको बता रहा हूं पेपर में वही आपको मिलने वाला है? इट इज नॉट सो। आईसीएआई आपसे कई बार एक आध दो नए एडजस्टमेंट पूछेगा, और उसका स्वाद आपको आना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे डील कर रहे हो, क्या लॉजिक लगा रहे हो, क्या सेंस लगा रहे हो, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, कैसे अजम्पशन दे रहे हो उसका, किस बेसिस पे आंसर निकाल रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कहीं से भी आ सकता है, ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है आपके कॉन्सेप्ट बेस पे। तो अगर आपको अजम्पशन लेते आता है ना, आपको कंसेप्ट अप्लाई करते आता है ना, तो आप क्वेश्चन डील कर जाओगे। अदरवाइज आपको एग्जाम में भी यही ब्लैंकनेस आएगी। एंड मोर सो, एक बार अगर आपने ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर लिए जो अलग टाइप के रहते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में कंसेप्ट बुक में रेडी नहीं है, कंसेप्ट बुक में कवर्ड नहीं है जो क्वेश्चन, वो मैं जानबूझ के होमवर्क देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स ना खुद दिमाग लगाएं। और जितने लोगों ने सोच लिया ना सर पास की अनटैक्स इनकम को तीनों जगह क्यों टैक्स नहीं किया, याद तो हो गया ना आपको अच्छे से याद तो हो गया होगा आई कैन से। अब आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी कि सर उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। कभी भी अनटैक्स इनकम दिखेगी आप तीनों जगह इग्नोर करने वाले हो। क्यों इग्नोर करना है उसका रीजन बता दूंगा मैं, लेकिन याद तो हो गया, समझ में तो आ गया। यानी जब कोई नई चीज सामने आती है और अपना खुद दिमाग उस चीज पे लगाते हो ना, तो आप मेरे समझाए हुए तरीके से बेहतर समझ जाते हो। दैट वाज द इंटेंशन ऑफ गिविंग यस्टरडेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसने ट्राई किया, वेरी गुड। मुझे मैसेजेस आए थे, लोग मैसेज करके मुझे बताते हैं। आई फील प्रिविलेज्ड कि लोग जवाब दे रहे हैं मेरे को, एक्टिवली क्लास में बैठे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। एंड जिन्होंने नहीं ट्राई किया फॉर सम रीजंस, कोई दिक्कत नहीं, आज के दिन में क्लास में सॉल्व कर ले कि आपका भी कोई लॉस नहीं होने वाला है। बट कोशिश करके ट्राई करो, एटलीस्ट डीपीक्यू तो जरूर ट्राई करना, क्योंकि डीपीक्यू से क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस बनेगी पेपर में कैसे लिखते हैं उसकी। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द सेशन आपको लगेगा कि सर क्वेश्चन बन तो रहे लेकिन लिखते नहीं आ रहे, तो उसकी प्रैक्टिस आपको डीपीक्यू के साथ ही करनी है। गॉट इट सर, समझ में आ गया। बताओ रिवाइज करें क्या, लिख के स्टेबल तरीके से रिवाइज करें क्या, कि बोल के रिवाइज करें? जल्दी से कोई भी एक जना मेरे को बता दो। उस तरीके से हम पहले रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर को, उसके बाद हम एक टॉपिक बच गया तो उसको कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन आंसर्स पे स्विच करेंगे। जल्दी से कोई भी एक जना बता दो मेरे को, बोल के रिवाइज करें कि स्क्रिबल करके रिवाइज करें, क्या आपको ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है? बोल के चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस हर प्रीवियस ईयर के लिए निकालना पड़ता है किसी भी एसएससी का।
इसके अलावा सर रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते क्यों हैं? क्योंकि जो भी रेसिडेंट होता है उसकी इंडिया की इनकम और फॉरेन की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। यही अगर कोई नॉन रेसिडेंट बन जाता है तो उसकी सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाती है। रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं सर? हर कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए अलग-अलग तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले इंडिविजुअल के लिए कैसे? सर इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 61 की 2 बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर देते हो, आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हो। सर कौन सी कंडीशन है? कहता है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज़ और मोर इन प्रीवियस ईयर या फिर सर स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज़ और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज़ और मोर इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। इन दोनों में से कोई भी अगर आप एक कंडीशन फुलफिल कर देते हो, आप रेसिडेंट बन जाते हो। जैसे ही रेसिडेंट बन गए ना, सर आपको सेक्शन 6 की प्रिस्क्राइब्ड 2 एडिशनल कंडीशंस भी फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर दोनों फुलफिल कर देते हो, तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे। अगर दोनों में से कोई एक भी फुलफिल नहीं कर पाए, तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे। सर कंडीशन क्या है? सर स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज़ और मोर इन प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स एंड सर रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स अपने को चेक करके चलना है। जैसे आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे, उसका अलग ट्रीटमेंट हो जाएगा, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे, उसका अलग ट्रीटमेंट हो जाएगा। सर लेकिन 3 केसेस होते हैं जहाँ पे अपने को ना सेकंड बेसिक कंडीशन जो 60-65 डेज़ वाली कंडीशन रहती है ना, अपने को नहीं देखनी होती। सबसे पहला केस सर अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो अपने को 60-65 डेज़ वाली कंडीशन नहीं देखनी पड़ती। सेकंड चीज़ अगर कोई क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप होता है, सर उस केस में अपने को सेकंड कंडीशन नहीं देखनी पड़ती। सर तीसरा केस होता है अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न है, कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया विज़िट करने के लिए आ रहा है और उसकी टोटल इंडियन इनकम अप टू 15 लाख रुपए तक की है, तो उस केस में अपने को सेकंड कंडीशन नहीं देखनी होती। तो सवाल आता है अगर उसकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा चली गई तो फिर क्या करेंगे? फिर हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन जब चेक करेंगे ना तो जो 63-65 होता है ना, इसमें 60 के बदले हम 120 डेज़ काउंट करेंगे। और वो अगर इंडियन सिटीज़न इंडिया का रेज़िडेंट बनता है बिकॉज़ ऑफ सेकंड बेसिक कंडीशन, फिर उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट एनओआर बना देंगे, उसको हम ओआर कभी नहीं बनाएँगे। और अगर फर्स्ट कंडीशन कारण बनता है तो फिर हम एडिशनल कंडीशंस को चेक करने वाले हैं। हमने बेसिक में पढ़ा था। और भी हमने क्या पढ़ा था इसमें सर अगर कोई पर्सन इंडिया आ रहा है तो उसमें इंडिया का स्टे काउंट करेंगे इंडिया में। जिस दिन जा रहा है सर उस दिन भी इंडिया मानेंगे। लेकिन अगर कोई क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है तो जिस दिन इंडिया में क्रिप शिप में बैठ रहा है वो इंडिया के बाहर माना जाएगा और जिस दिन इंडिया में शिप में आ रहा है वो भी इंडिया के बाहर माना जाएगा। सर उसके अलावा हमने बात की थी डीम्ड रेसिडेंट के बारे में, जहाँ पे सर कोई भी ऐसा पर्सन है जो इंडियन सिटीज़न है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा की है और वो कहीं का भी रेसिडेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज़ ऑफ रीज़न लाइक रेसिडेंस। हर देश के रेसिडेंस के रूल को वो बाईपास करके कहीं का रेसिडेंट नहीं बन पा रहा, तो उसको इंडिया वाले बाय डिफ़ॉल्ट एनओआर बना देंगे। फिर हमने बात किया था एचयूएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कि सर अगर एचयूएफ को रेसिडेंट बनाना है तो क्या करेंगे? सर एचयूएफ के लिए बोलता है कि एचयूएफ के अफेयर्स पकड़ो, अगर अफेयर्स इंडिया से मैनेज हो रहा है तो रेसिडेंट, अफेयर्स इंडिया से बाहर हो रहा है तो फिर नॉन रेसिडेंट। सर अगर करता सर सेक्शन 66 की दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर दे रहा है तो फिर एचयूएफ क्या बन जाएगी? रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगी, अदरवाइज रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगी। तो अगर कोई फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, बीओ या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन इसके अगर रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, देखना पड़ेगा सर क्या इसके अफेयर्स इंडिया से मैनेज हो रहा है तो रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट हो जाएगी। सर कोई कंपनी है, सर कंपनी अगर इनकॉर्पोरेटेड है अंडर कंपनीज एक्ट तो ऑलवेज रेसिडेंट होगी, लेकिन अगर सर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो अपने को देखना पड़ेगा उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया आ रहा है तो उसको रेसिडेंट बना देंगे, अदरवाइज सारे केसेस में नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। सर एक बार रेजिडेंशियल स्टेटस निकल आए तो फिर क्या करेंगे? अपने को सर इंडियन इनकम पे टैक्स लगाना है या फॉरेन इनकम पे टैक्स लगाना है, लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम होती क्या है? सर इंडियन इनकम मतलब क्या? ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हो रही है, इंडिया में डीम्ड रिसीव्ड हो रही है। सर उसके अलावा इंडिया में डीम्ड टू अक्रू अराइज़ इन इंडिया हो रही है। अक्रू या डीम्ड टू अक्रू अराइज़ इन इंडिया हो रही है। रिसीव्ड इन इंडिया म्हणजे जो भी इंडिया के बैंक अकाउंट में मिल रही है, इंडिया में कैश के फॉर्म में आपको मिल रही है। सर डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया जो सेक्शन 7 सेक्शन 7 क्या बोलता है डीम्ड रिसीव्ड के लिए? सर अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर आपका 12% ज़्यादा कर रहा है आरपीएफ में तो वो डीम्ड रिसीव्ड हो जाएगा। कोई भी इंटरेस्ट 9.5% ज़्यादा अगर आरपीएफ में मिल रहा है तो वो भी डीम्ड रिसीव्ड माना जाएगा। सर कोई भी अगर पेंशन फंड में अगर आपको कोई कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो वो भी डीम्ड रिसीव्ड माना जाएगा और लास्ट में कहता है कोई भी यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूशन आपका हो रहा है तो वो भी डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी कि इंडियन इनकम में अक्रूड अराइज़ इन इंडिया क्या होता है? कोई भी इनकम अगर अक्रूड अराइज़ इन इंडिया कब मानी जाएगी, उसके लिए हमने रेफर किया था सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 का सबसेक्शन 1 के 8 क्लॉज़ेज़ 8 क्लॉज़ेज़। सबसे पहला क्लॉज़ का पार्ट 1 बात करता है अगर कोई भी बिज़नेस कनेक्शन के कारण इनकम है, यानी अगर कोई पर्सन इंडिया में आके बिज़नेस कर रहा है, डायरेक्टली बिज़नेस कर रहा है तो भी इंडियन इनकम है और सर इनडायरेक्टली बिज़नेस कर रहा है ना और कुछ इनकम इंडिया में एट्रिब्यूटेबल है, तो वो पूरी तरह से हमारा बिज़नेस कनेक्शन बन जाएगा, इंडियन इनकम माना जाएगा। क्लॉज़ 1 का ही पार्ट 2 क्या बोलता है? अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है और उससे कोई इनकम हो रही है, तो उस इनकम को भी हम इंडियन इनकम मानेंगे। फॉर एग्जांपल फ्लैट से रेंट मिल रहा है तो इंडियन इनकम हो जाएगी। थर्ड कहता है सर अगर कोई भी कैपिटल एसेट इंडिया में लोकेटेड और उसका ट्रांसफर करने के बाद, उसको सेल करने के बाद अगर कोई इनकम हो रही है तो वो भी इंडियन इनकम मानी जाएगी।
फिर उसके अलावा क्लॉज़ 2 कहता है अगर इंडिया में कोई पर्सन अपनी सर्विसेज़ दे रहा है ना, उसके बदले सैलरी पा रहा है, तो वो इनकम भी इंडियन इनकम मानी जाएगी। क्लॉज़ 3 कहता है सर अगर कोई भी फॉरेन कॉन्सुलेट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के कारण किसी दूसरे देश में रह रहा है और वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है, तो उस केस में वो भी इंडियन इनकम मानी जाएगी। ध्यान देना इस केस में उनको जो परक्विज़िट मिल रहे हैं या अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो एग्ज़ेम्प्ट हो जाते हैं। सर कोई भी डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी दे रही है फॉर टू फॉरेन पर्सन फॉरेनर को, इंडिया के आउटसाइड में अगर डिविडेंड दे रही है, तो वो डिविडेंड भी हमेशा इंडियन इनकम माना जाएगा, ऐसा क्लॉज़ 4 कहता है। क्लॉज़ 5 फोकस, फोकस अब फोकस इधर-इधर फोकस ध्यान से रखना। क्लॉज़ 5 क्या कहता है? अगर कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है ना, इट विल ऑलवेज़ बी इंडियन इनकम। सर रेसिडेंट पर्सन अगर किसी को भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है ना, इट विल ऑलवेज़ बी इंडियन इनकम लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। सर रेसिडेंट पर्सन पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट को तब जब वो लोन उसने यूज़ किया इंडिया के बाहर बिज़नेस करने के लिए या इंडिया के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए अगर उसने लोन ले रखा है, तो जो इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाएगा वो इंडियन इनकम नहीं माना जाएगा। सर तीसरा पॉइंट अगर कभी भी अगर नॉन रेज़िडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, इट विल नेवर बी इंडियन इनकम लेकिन 2 केसेस में नहीं, 1 केस में सिर्फ वो इंडियन इनकम बनेगा, अगर वो लोन इंडिया में बिज़नेस करने के लिए यूज़ किया गया है, तो सामने वाले के हाथ में इंटरेस्ट इनकम इंडियन इनकम बनेगी। इसके अलावा सर क्लॉज़ 6 क्या बात करता है सर कभी भी अगर कोई गवर्नमेंट रॉयल्टी पेमेंट कर रही है या फिर गवर्नमेंट टेक्निकल सर्विसेज़ का पेमेंट कर रही है, 7 और 8 साथ में चलते हैं सर। अगर कभी भी रॉयल्टी का पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट या टेक्निकल सर्विसेज़ का पेमेंट कर रही है, जो भी पेमेंट करेगी वो इंडियन इनकम बन जाएगी। सर उसके अलावा अगर रेसिडेंट पर्सन कभी भी रॉयल्टी का पेमेंट या टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहा है, तो इट विल ऑलवेज़ बी इंडियन इनकम लेकिन 2 केसेस में इंडियन इनकम नहीं बनेगी। अगर वो रॉयल्टी की जा रही है इंडिया के बाहर बिज़नेस करने के लिए या इंडिया के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हो, तो वो इंडियन इनकम नहीं बनती। अगर एक नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को अगर रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है, इट विल नेवर बी इंडियन इनकम लेकिन 2 केसेस में वो बनेगी। सर अगर वो रॉयल्टी इंडिया में बिज़नेस करने के लिए पेमेंट की जा रही है या फिर वो रॉयल्टी या टेक्निकल सर्विसेज़ इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए की जा रही है, इस केस में उसको इंडियन इनकम बना दिया जाएगा। इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल अपने कल के दिन में किए थे। तो रॉयल्टी बनती क्या? सर किसी भी इंटेंजिबल एसेट को यूज़ करने का अधिकार अमाउंट्स टू रॉयल्टी। प्लस सर कमर्शियल इक्विपमेंट्स यानी टेंजिबल एसेट्स को यूज़ करने का अधिकार भी रॉयल्टी होता है। प्लस तीसरा इन चीज़ों को ज्ञान इम्पार्ट करना इज़ आल्सो रॉयल्टी। ये सब तो होता है रॉयल्टी के डेफिनिशन के पार्ट। सर कहता है लेकिन उसके 3 केसेस हमने पढ़े थे। अगर कभी भी आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक कंपोज़िट पेमेंट कर देते हो, तो सिंगल पेमेंट माना जाता है उसको और वो रॉयल्टी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। सेकंड अगर पेमेंट फॉर डाउन लिंकिंग चैनल्स का पेमेंट करो तो वो भी रॉयल्टी होता है और लास्ट में फ़िल्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एग्ज़िबिशन एंड सेल ये भी रॉयल्टी माना जाता है। सर टेक्निकल सर्विसेज़ मतलब क्या? सर टेक्निकल सर्विसेज़ मतलब क्या सर एमटीसी मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज़ अमाउंट्स टू फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज़। ध्यान देना कभी भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन सर्विसेज़ है, कोई असेंबली सर्विसेज़ दे रहे हो, कोई माइनिंग सर्विसेज़ दे रहे हो या फिर कोई सैलरीड सर्विसेज़ दे रहे हो ना, ये सब टेक्निकल सर्विसेज़ में नहीं आती हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन अगर किसी नॉन रेसिडेंट को, किसी एनओआर को या फॉरेन कंपनी को अगर कोई भी कैश में गिफ्ट दे रहा है ग्रेटर देन ₹50,000 का तो वो गिफ्ट इंडियन इनकम सामने वाले के हाथ में माना जाएगा। दिस वाज़ ऑल अबाउट व्हाट वी स्टडीड टिल यस्टरडे। तो पूरा आपने रिवाइज़ कर लिया, बताओ कैसा लगा? याद आया सब कुछ कि नहीं याद आया? अरे मैथ्स का 20% पोर्शन तो अपने को चीज़ें रिवाइज़ करने में ही जाता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि रिवाइज़ करने में टाइम लगता है। बताओ याद आया क्या? याद आया, चलो परफेक्ट। आ गया याद, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। सर एक चीज़ हम छोड़ के आए थे बस वो आज बस कवर करना है अपने को। तो सबसे पहली चीज़ ट्रांज़ैक्शन दैट आर नॉट रिगार्डेड एज़ बिज़नेस कनेक्शन इट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सर क्या पढ़ रहे हैं हम? क्लॉज़ 9 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है? इनकम अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड अक्रूड इन इंडिया, इनकम अराइज़ इन इंडिया, डीम्ड अराइज़ इन इंडिया, सेक्शन 9 ये बात करता है। सेक्शन 9 1 का क्लॉज़ 1 क्या बात करता है? क्लॉज़ 1 3 बातें करता है। एक बोलता है बिज़नेस कनेक्शन, एक बोलता है सर अगर प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है तो उसकी इनकम इंडियन इनकम होगी और क्लॉज़ 3 क्या होता है? इंडिया में अगर एसेट है, उसका ट्रांसफर जो कैपिटल गेन होगा वो भी इंडिया में इंडियन इनकम माना जाएगा। इसमें बिज़नेस कनेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? सर अगर बिज़नेस इंडिया में है, बिज़नेस इन इंडिया है, तो सर इसको इंडियन इनकम माना जाएगा। एंड सर हमने बोला था कि अगर कोई फॉरेन में बिज़नेस है, लेकिन सर उसका कुछ पोर्शन इंडिया में एट्रिब्यूटेबल है, तो उसको भी इंडियन इनकम मानते हैं। लेकिन सर 4 केसेज़ ऐसे होते हैं ना, जिसको हम इंडिया में बिज़नेस नहीं मानते हैं। 4 केसेज़ होते हैं जहाँ पे हम इंडिया में बिज़नेस कर भी रहा है ना, तो हम उसको इंडियन इनकम नहीं मानते हैं। सर कौन से 4 केसेज़? अगर कोई इंडिया से सामान खरीद रहा है सस्ते में ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके, तो उसको इंडियन इनकम नहीं मानेंगे। वो क्या रहा है अगर सस्ते में खरीदता है वो, तो उसके लिए वो भी फ़ायदा ही है एक तरीके का।
एक तरीके का प्रॉफिट ही कमा रहा है, सस्ते में खरीद रहा है तो। लेकिन खरीद के यूएसए में या किसी भी दूसरी कंट्री में अगर एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है उसको इंडियन इनकम नहीं मानती, क्योंकि ये तो जनरल ट्रेड प्रैक्टिस है ना कि सस्ते में खरीद के अपने देश में बेचेंगे। इंडिया में डायरेक्टली तो नहीं कमाया, इंडिया में इनडायरेक्टली कमा रहा है वो, तो उसको हम इनकम नहीं मानते, इसको हम बिज़नेस कनेक्शन नहीं मानते, नो बिज़नेस कनेक्शन। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सर एक होता है केस, सर क्या होता है केस? सर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है नेम्ड बीबीसी। अगर आपको पता हो सर, बीबीसी हो गया या फिर अल जज़ीरा, अगर आपने सुना हो, अल जज़ीरा। सर ये 2 बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स। इन इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स का काम क्या है सर? पूरे देश भर में, दुनिया भर में इन्होंने अपने पत्रकार बिठा के रखे हैं। पत्रकार बिठा के रखे हैं ताकि हर देश से अपनी-अपनी इन्फॉर्मेशन निकालें और इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने न्यूज़पेपर में, अपने टीवी चैनल्स पे पब्लिश करें। सर ये दोनों के न्यूज़ चैनल, कुछ पत्रकार इंडिया में भी होंगे। क्या मैं कह सकता हूँ इंडिया में बैठे हुए पत्रकार जितने भी, ऐसा जितने भी जर्नलिस्ट इंडिया में बैठे हुए हैं, उन जर्नलिस्ट से होने वाली जो भी इनकम इस बीबीसी को या अल जज़ीरा को हो रही है, ये इनकम इंडियन इनकम मान लूँगा मैं। ये सर कुछ इनकम तो एट्रिब्यूट की जा सकती है ना उस न्यूज़ रिपोर्टर से। अगर आप डेफिनिशन पढ़ते हो बिज़नेस कनेक्शन की, कहता है बिज़नेस नॉट कैरिड इन इंडिया बट पार्ट ऑफ सच इनकम कैन बी रीज़नेबली एट्रिब्यूटेड टू ऑपरेशंस इन इंडिया। फॉर एग्जांपल अल जज़ीरा को कोई बहुत सनसनीखेज़ खबर इंडिया में मिल गई, जिससे साल भर उसका बिज़नेस चल गया। कहना है इससे क्या कि वो इनकम इंडियन इनकम बन जाएगी? है ना, ऐसे वो इंडियन इनकम बन जाएगी। सर कायदे से बिज़नेस कनेक्शन की डेफिनिशन में तो फ़ॉल कर रहा है ना वो उस जर्नलिस्ट से कमाई हुई इनकम अल जज़ीरा के हाथ में टैक्सेबल हो सकती है इंडियन, क्योंकि डेफिनिशन तो कहती है इंडियन इनकम है। लेकिन सर नीचे एक एक्सेप्शन डाल दिया कि न्यूज़ के लिए अगर कभी भी आप आ रहे हो ना, अगर कोई भी जर्नलिस्ट न्यूज़ के लिए आ रहा है इंडिया, तो उससे रिलेटेड इनकम का कोई बिज़नेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, ऐसा इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। अगर इंडिया के आज तक वाले अगर यूएसए में जाते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो उसको कभी भी यूएसए की इनकम नहीं माना जाएगा, उसको हमेशा इंडियन इनकम माना जाएगा। यदि न्यूज़ कलेक्शन के लिए हमेशा इसको फ्री रखा गया, जर्नलिस्ट को फ्री रखा गया, इनकम को कभी भी टैक्सेबल नहीं कराया जाता अगर आप दूसरे देश में जाके न्यूज़ कलेक्ट करते हो तो। Even if some portion of your income is attributable to that country, it is not considered as income of that country. It will be always it will always the income of the country in which news channel is located. Got this point? सर एक और पॉइंट। सर फॉर एग्जांपल मार्वल मूवी की शूटिंग होने वाली है, सर फॉर एग्जांपल मार्वल मूवी की शूटिंग होने वाली है। सर कौन सी शूटिंग होने वाली है? सर शूटिंग हो रही कहाँ पे? साउथ में, बैंगलोर में, कौन सा था आई गेस, रामोजी फिल्म सिटी, यस रामोजी फिल्म सिटी में मार्वल की शूटिंग हो रही है। बहुत ही अनरियलिस्टिक बात कर ली। सर कहता है अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन, नॉन रेसिडेंट एंड नॉन सिटीजन लोग, नॉन रेसिडेंट एंड नॉन सिटीजन, नॉन रेसिडेंट भी हो नॉन सिटीजन भी हो, अगर इंडिया में कुछ दिन फिल्म शूटिंग करने आना चाह रहे हैं तो आके करें, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि इंडिया के जो टूरिज्म है ना उसको बढ़ावा मिले, इसलिए कोई भी अगर शूटिंग करने आ रहे हैं ना, तो जितना टाइम वो शूटिंग करके आ रहे हैं, उस पीरियड को हम इंडियन इनकम नहीं मानने वाले। जस्ट इमेजिन करो, मेरे साथ इमेजिनेशन करो। सर फॉर एग्जांपल मार्वल की मूवी है। मार्वल की मूवी शूट होने में टाइम कितना लगता है? फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स लगते हैं। 6 मंथ्स में से ना 5 मंथ्स अगर ये इंडिया में आके शूट कर रहे हैं, कहना है ऐसे कि मेजॉरिटी ऑफ द खर्चा इंडिया में अगर इन्होंने किया है, तो जो इनकम है वो भी इंडिया में ही टैक्सेबल होनी चाहिए। जब खर्चा इंडिया में कर रहे हो, डेवलपमेंट इंडिया में कर रहे हो, तो कायदे से भारत सरकार इस पे टैक्स लगा सकती है, कायदे से लगा सकती है। बट एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना दिया कि अगर मूवी कोई शूट करने आ रहा है ना, तो उस मूवी शूटिंग को हम इंडियन इनकम कभी भी नहीं मानने वाले। बस ध्यान देना कि जितने भी क्रू मेंबर्स हैं मूवी के, जितने भी लोग हैं सर, जितने भी स्टाफ हैं, डायरेक्टर उठा लो, प्रोड्यूसर उठा लो, एक्टर उठा लो, स्पॉट बॉय उठा लो, जो भी है ना, वो सब के सब नॉन रेसिडेंट भी होने चाहिए एंड नॉन सिटीजन भी होने चाहिए। सिटीजनशिप भी इंडिया की किसी के पास नहीं हो एंड कोई भी रेसिडेंट भी नहीं हो इंडिया का। रेसिडेंट एज़ इन 182 डेज़ से कम का स्टे ही होना चाहिए उनका, या 63-65 डेज़ से कम का स्टे होना चाहिए उनका इंडिया। इन लोगों की अगर कोई इनकम इंडिया में होती है, इसको भी हम बिज़नेस कनेक्शन नहीं मानते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं? अगर कोई भी फॉरेन पर्सन वाला अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड्स डिस्प्ले करता है कहाँ पे? स्पेशल नोटिफाइड ज़ोन बाय अ फॉरेन कंपनी। सर कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी आपने लॉ में पढ़ा डेफिनिशन फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आती है कहाँ? सर स्पेशल नोटिफाइड ज़ोन्स, स्पेशल नोटिफाइड ज़ोन, सर सूरत को स्पेशल नोटिफाइड ज़ोन बना रखा है। सूरत में अगर अनकट, अनअसॉर्टेड डायमंड्स का डिस्प्ले करवाने के लिए आती है और उससे कोई इनकम होती है ना, सर उस इनकम को इंडियन इनकम नहीं मानते हैं।
तो इंडियन इनकम नहीं मानते हैं। 4 पॉइंट मैंने बोले, इन 4 चीज़ों को बिज़नेस कनेक्शन कभी नहीं मानने वाले। सामान खरीदा फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट इज़ नेवर इंडियन इनकम। या बिज़नेस कनेक्शन नहीं है इसलिए इंडियन इनकम नहीं है। सेकंड चीज़, अगर कभी भी कोई न्यूज़ रिपोर्टर अगर न्यूज़ ट्रांसमिशन के लिए इंडिया आ रहा है ना, तो फिर उस पर्पज़ को भी हम इंडियन इनकम कभी नहीं मानेंगे। तीसरा हमने क्या बोला, अगर कभी भी कोई नॉन रेज़िडेंट, नॉन सिटिज़न इंडिया में मूवी शूट्स करने के लिए आ रहा है, तो उसको भी इंडियन इनकम नहीं मानेंगे। ध्यान देना इस चीज़ को कि वो दोनों ही सारे के सारे क्रू मेंबर ऑफ दैट मूवी नॉन रेज़िडेंट भी होने चाहिए और नॉन सिटिज़न भी होने चाहिए। एक और पॉइंट, सर कहता है कभी भी अगर कोई भी फॉरेन कंपनी, सर इंपॉर्टेंट क्या है फॉरेन कंपनी, क्योंकि एग्जामिनर बोलेगा सर इंडिविजुअल आया, इंडिविजुअल अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड्स का डिस्प्ले करने आया स्पेशल नोटिफाइड जोन में, क्या वो इंडियन इनकम होगी? राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि सर ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए है। ऐसा क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है। 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। जो भी लोग रफ कॉपी मेंटेन कर रहे हो वो मेरे साथ एक बार लिखते चलो, 4 पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट लिखो सिर्फ। सर 9 लिखते चलो, लिखने से बहुत फायदा होता है। लिखते चलो। सर 4 केसेस नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस कनेक्शन। पहला कौन सा? गुड्स परचेज फॉर पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, कलेक्शन ऑफ न्यूज और ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया ऑफ फिल्म्स बाय नॉन सिटीजन एंड नॉन रेसिडेंट, डिस्प्ले ऑफ अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड बाय फॉरेन कंपनी इन स्पेशल नोटिफाइड zones in इंडिया। याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है लिख के याद करना। अगर ऐसे जल्दी-जल्दी रफली लिखते चलोगे ना, मैं बता रहा हूँ ये जो अनकट, अनअसॉर्टेड वर्ड्स है ना, ये सब भूल जाओगे आप पेपर से पहले। या भूल जाओगे कि आपका स्पेशल नोटिफाइड ज़ोन होता है, इंडिया में होता है, सर फॉरेन कंपनी होता है, सर ये सब चीज़ें भूल जाओगे, इसलिए लिखा हुआ होता है ना, याद रहता है। लिखा हुआ दिमाग में जल्दी सेटल होता है। ठीक है? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है ये वाला। क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाओ। क्वेश्चन आंसर्स पहले कल वाले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था कल के दिन में। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पहले कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे एक बार आ जाओ ना, क्या कह रहा है 4 पे? कि बिज़नेस ऑफ एचयूएफ इज़ ट्रांज़ैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से एचयूएफ का काम चलाते हैं सर, यानी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी एचयूएफ का काम अगर 1 सेकंड, अगर कोई भी एचयूएफ का काम इंडिया के बाहर से मैनेज हो रहा है, एचयूएफ नॉन रेज़िडेंट बन जाती है। एचयूएफ नॉन रेज़िडेंट बन जाती है। देखते हैं क्या क्वेश्चन आया। सर अगर कोई ईयर चेंज से पहले 180 दिन के लिए आता है एंड ईयर चेंज के बाद 180 दिन के लिए रहता है, तो वो रेज़िडेंट। चिरायु सवाल, प्रीवियस ईयर 23-24 में फॉर एग्जांपल मिस्टर मिस रेचल इंडिया आई, 200 दिन के लिए इंडिया आई हैं, लेकिन सर 200 दिन में से प्रीवियस ईयर 23-24 में 50 दिन ही रुकी और बाकी बैलेंस 150 दिन कहाँ पे रुकी? प्रीवियस ईयर 24-25 में। क्या मिस रेचल रेसिडेंट बनेगी कि नॉन रेसिडेंट बनेगी? यही सवाल है? यही सवाल है? सर इस केस में ये प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए नॉन रेसिडेंट बनेगी, प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए भी नॉन रेसिडेंट बनेगी। सर हर प्रीवियस ईयर में कितने टाइम आप रह रहे हो ना, उस प्रीवियस ईयर को पकड़ना है।
जब आप प्रीवियस ईयर 24-25 पकड़ोगे ना, आपको प्रीवियस ईयर 23-24 में कितना टाइम रुकी, थोड़ी देर के लिए किनारे कर दो, प्रीवियस ईयर 24-25 का ही रेजिडेंशियल स्टेटस आपको पकड़ना है। सवाल क्या यही है क्या? भले 200 दिन के लिए रुक रही है रेचल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में 180 दिन से ज़्यादा नहीं रुकी, प्रीवियस ईयर 24-25 में 180 दिन से ज़्यादा नहीं रुकी, तो दोनों ईयर का आपको ईयर वाइज़ देखना है। प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या अगर वो कंडीशन फुलफिल कर रही है तो रेज़िडेंट बनेगी। अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में कंडीशन फुलफिल कर रही है तो उस हिसाब से बनेगी। अपने को देखना ही नहीं, क्या हो सकता है 400 दिन एक साथ में रह सकते हैं क्या? लोग 400 दिन नहीं रह सकते कभी एक साथ में। अगर 300 दिन कोई रहना चाहे, डेढ़ 150 दिन करके, येस रह सकते हैं। यही प्लानिंग होती है कि किसको कैसे रेज़िडेंट बनाया जाए, किसको नॉन रेज़िडेंट बनाया जाए, ये प्लानिंग रहती है। तो ये प्लानिंग लेके चलनी पड़ती है। प्लानिंग के हिसाब से ही रेज़िडेंशियल स्टेटस लोगों का डिसाइड हो जाता है। The business of HUF is transacted from Australia and all the policy decisions are taken by Mr. E. Karta of HUF, who was born in Calcutta. अगर बिजनेस एचयूएफ का इंडिया के बाहर से मैनेज हो रहा है, कहना है सिंपली से कि वो एचयूएफ ही नॉन रेसिडेंट बन गई। अगर इंडिया के बाहर से मैनेज हो रहा है तो सीधे से नॉन रेसिडेंट हो गई ना। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, अच्छा कर्ता की बात बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर 24-25 में 15 साल के बाद इंडिया आया 1/4/2024 को एंड लीव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया 1/12/2024 को। यानी सर मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ 9 मंथ्स के लिए रुका है। 1/4/2024 से लेके 1/4/2024 से लेके अप्रैल से लेके दिसंबर तक के लिए इंडिया में रुका, यानी 9 मंथ्स के लिए रुका। 8 मंथ्स भी मान लो सर, 8 मंथ्स के लिए मान लो, फिर भी सर कितना होता है सर, फिर भी 240 डेज होता है, यानी ग्रेटर देन 182 तो हो ही गया ना मेरा। यानी वो रेसिडेंट बन गया। सर क्या वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन रहा है? सर नहीं बनेगा, क्योंकि सर 15 साल में कभी इंडिया में आया ही नहीं है। 15 साल में कभी इंडिया में नहीं आया, बाय डिफॉल्ट जो करता है ना, करता तो आरएनओआर ही हो गया। करता तो आरएनओआर हो गया, इसलिए सर एचयूएफ भी कायदे से आरएनओआर हो सकती थी, बट एचयूएफ तो बाहर से मैनेज हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट एचयूएफ ही नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। एचयूएफ ही नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। ठीक है? इसमें लेकिन ना जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो ना, एक छोटा-सा नोट देके आता है वो, एक छोटा-सा नोट देके आता है, टू बी ऑन अ सेफर साइड। अगर न्यू ईयर में चलाई 180 डेज़ के लिए रही है ना, तो फिर न्यू वो जिस ईयर के में 180 डेज़ के लिए रह रही है, उस ईयर के लिए रेसिडेंट बन जाएगी। जिस ईयर में 180 डेज़ के लिए रहे ना, उस ईयर में रेसिडेंट बन जाएगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो ना, उसमें ना एक छोटा-सा नोट देके आता है। सर कैसा नोट देके आता है? देखो हमने पढ़ा हुआ है कभी भी एचयूएफ अगर अफेयर्स इंडिया से मैनेज हो रहे हैं, अफेयर्स इंडिया से मैनेज हो रहे हैं या आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं। सर अगर इंडिया से मैनेज होते हैं तो रेसिडेंट होता है, और सर आउटसाइड इंडिया होता है तो नॉन रेसिडेंट होता है। यहाँ पे क्या बोलता है, सर वैसे तो इस केस में हमारे वाले क्वेश्चन में अफेयर्स आउटसाइड इंडिया मैनेज हो रहे हैं तो कायदे से तो नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए। लेकिन वहाँ नीचे नोट डाल देता है कि अगर पार्शियली अगर इंडिया से मैनेज हो रहा है ना, अगर पार्शियली इंडिया से मैनेज हो रहा है ना, तो सर उस केस में रेसिडेंट बन सकती है, लेकिन बनेगी तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगी, क्योंकि कर्ता कंडीशन फुलफिल नहीं करता दोनों। ऐसा ज्ञान दे दिया उसने, क्योंकि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना फालतू-फालतू की। क्वेश्चन में कर्ता की इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, यानी वो चाहता है कि हमसे आंसर लिखवाना, इसलिए यहाँ पे आप क्या करोगे, एक नोट दे के आ जाओगे कि सर हो सकता है कि एचयूएफ ना इंडिया में थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा हो। हो सकता है थोड़ा बहुत इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो, इसलिए हो सकता है वो रेसिडेंट बन जाए, लेकिन अगर बनेगी भी तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगी, क्योंकि कर्ता सेक्शन 66 की दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। ऐसा आपको ज्ञान लिख के आना है। यानी इनकम टैक्स में ना, अगर आपके पास इन क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको यूज़ करना है, नहीं करना वो आपका कॉल है। लेकिन अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो नीचे नोट ज़रूर दे के आना, आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, पूरे सिलेबस में हर जगह आपको यही मिलेगा कि आपको उसका नोट ज़रूर देना है। अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना और आपने नहीं यूज़ की वो इन्फॉर्मेशन फॉर एनी पर्पज़, आपको उसका नोट देके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5। हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन था शायद 5 वाला। Sir, following in particulars are the income furnished by Mr. Anirudh pertaining to year ended 31st March 2025. Assessment year 25-26। सर या तो वो रेसिडेंट ओआर है, या तो आरएनओआर है, या तो एनआर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर आरओआर, एक मिनट ऐसे करते हैं, आरओआर, आरएनओआर,
या एनआर। सिर्फ टिक टिक मारता चलूंगा, इतने में आपको हो जाएगा। सर कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। सर सेक्शन 9 एसेट लोकेटेड इंडिया, उसका ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल होगा। इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम है तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। इंडियन इनकम है तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी सर, फॉर नॉन रेजिडेंट के लिए भी इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। सर ना कंपनी इंडिया की, ना डिविडेंड इंडिया में मिल रहा है, ना रिसीव्ड इन इंडिया, ना अक्रूड इन इंडिया, यानी फॉरेन इनकम हो गई। अगर फॉरेन इनकम हो गई तो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के हाथ में ही टैक्सेबल हो सकती है सर, बाकी नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाली अपनी। टिक टिक कर रहा हूँ, ऐसे क्रॉस ऐसे सॉल्व नहीं करना आपको, आपको नंबर लिखने हैं इसके बदले, आपको नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। Rent from property in London deposited in the Bank of the London and then later remitted to India through approved paying channel। सर मैंने आपको कल एक चीज बताई हुई थी कि अगर कमाई आप बाहर कर रहे हो और आप इंडिया में रेमिट करवा रहे हो, दैट डज नॉट अमाउंट टू इनकम इन इंडिया। अगर आप कमा बाहर रहे हो और उसको इंडिया में रेमिट करवा दे रहे हो सर, उसको इंडियन इनकम नहीं मानते कभी भी, ये स्पेशली मैंने नोट लिखवा रखा है। तो इस केस में सर ये है तो फॉरेन इनकम, ये है तो फॉरेन इनकम। अगर फॉरेन इनकम है तो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, नॉन रेसिडेंट के हाथ में और आर एनओआर के हाथ में भी नहीं होने वाली। सर उसके अलावा क्या होता है, डिविडेंड फ्रॉम आरपी प्राइवेट लिमिटेड इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी से इनकम है तो सारी की सारी इंडियन इनकम होगी ना, ऑलवेज इंडियन इनकम हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, ये तीनों के लिए इंडियन इनकम बन जाएगी। सर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, एग्रीकल्चर इनकम है गुजरात के लैंड में, तो इसका क्या करेंगे सर, एग्रीकल्चर इनकम तो तीनों के लिए इंडियन इनकम तीनों के लिए इंडियन इनकम होगी। एग्रीकल्चर तो इंडियन इनकम है, लेकिन सर एग्रीकल्चर इनकम मैंने आपको कल के दिन में बताया था कि एग्जेम्प्ट होती है। एग्रीकल्चर इनकम इज एन एग्जेम्प्ट इनकम, ये तीनों के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी सर, इसको मैं कहीं पे भी काउंट नहीं करता। अगर इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड है तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एक बार आप क्रॉस चेक करना चाहो तो टिक टिक क्रॉस कर सकते हो, यहाँ पे 4 टिक है, ये सारे मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 2 टिक है, सारे मैच कर रहे हैं, ये भी सारे मैच कर रहे हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे, आंसर प्रॉपर मैच करेगा। देखो दोस्त, थोड़ा सा ना मैं वो देना चाह रहा हूँ डिस्क्लेमर, आंसर सॉल्व कर रहे हैं ना, हो सकता है जितना मजा कॉन्सेप्ट पढ़ने में आता है उतना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में नहीं आता, बट दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे एंड बिलीव मी, क्वेश्चन आंसर मैंने बहुत सॉल्व करवाया लोगों को फाइनल लेवल पे भी। क्वेश्चन आंसर में जितना एंटरटेनिंग तरीके से मैं करवाता हूँ उतना एंटरटेनिंग तरीके से नॉर्मली कोई नहीं कराता, जितने मैं करवाता हूँ उतना कोई और नहीं कराता। तो आपको मेरे साथ करके चलना है। अगर नहीं कर रहा है ना, जो कोई भी सोच रहा है कि यार ये तो मैं कर ही चुका हूँ या तो ये मैं कर लूंगा, देखो जो होमवर्क वाले हैं उसमें आप चिल बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं अभी फ्रेश सॉल्व करवाऊंगा ना, मेरे साथ करना। भले अभी ब्रेक लेना हो, 5 मिनट आप ब्रेक लेते चलो, जो क्वेश्चन कर चुके हो उसको भले मत करो दोबारा, लेकिन मेरे साथ एक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज अगर क्वेश्चन छूटे ना तो सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। छोटे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, और जो बारीकियां नहीं बनती ना, जो डाउट्स मन में आते हैं ना कि रियल लाइफ में अगर ऐसा केस मिल गया तो कैसे ट्रीट करते हैं, वो आपको क्वेश्चन से ही सॉल्व होने वाला है। इसलिए क्वेश्चंस में सीरियसनेस बनानी है, मन हो या ना हो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 5 हो गया, एक बार 6 में आ जाओ। मिस्टर डेविड एन इंडियन सिटीजन 40 ईयर्स का गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सर वही इंडियन डिप्लोमेट। क्लॉज याद करवाओगे, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज थर्ड, क्लॉज थर्ड में इसको इनकम टैक्सेबल हो जाती है, इंडियन इनकम मानते हैं इसको। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ा इसने 31 मार्च 2024 को, यानी सर 31 मार्च 2024 को इंडिया छोड़ा, यानी सर प्रीवियस ईयर 24-25 में स्टे इन इंडिया कितना है, 0 है। स्टे इन इंडिया 0 है, यानी 0 है तो ये पूरी तरह से नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। सर मिनिमम 60 डेज तो रहना ही पड़ता है, 60 डेज तो रहना ही पड़ता है, अगर नहीं रह रहा तो नॉन रेसिडेंट बन गया ना। परफेक्ट। He did not visit India any time and he received the following income from the government। सर इंडिया में विजिट ही नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट ही माना जाएगा ना, भले एक दिन भी नहीं रुका तो बिल्कुल नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। सर सैलरी है, सैलरी तो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है। फॉरेन अलाउंस, एक बात बताओ, क्या फॉरेन अलाउंस इंडिया में टैक्सेबल होंगे? राइट आंसर है सर फॉरेन अलाउंस, मैंने आपको बोला था सर, अलाउंस और परक्विजिट्स कभी भी टैक्सेबल नहीं होते, तो इसको मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, अगर कोई भी फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इंडिया में तो सर इसको टैक्सेबल करवाना पड़ेगा, इसको इंडिया में लेना पड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल। सर नेपाल में अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो क्या एग्जेम्प्ट होगी, टैक्सेबल होगी? एक बात बताओ, इनकम फॉरेन इनकम है कि इंडियन इनकम, पहले ये पहचानो। सर इंडिया के बाहर की इनकम है, इंडिया के बाहर ही रिसीव हो रही है, इट इज डेफिनेटली फॉरेन इनकम। सर पर्सन कौन है, नॉन रेसिडेंट, क्या नॉन रेसिडेंट के हाथ में फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है? राइट आंसर इज नहीं होती है, नॉन रेसिडेंट के हाथ में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। पर्सन नॉन रेसिडेंट है, इनकम फॉरेन इनकम है, क्या टैक्सेबल होगी? नहीं होगी, इसको आप इग्नोर करोगे।
सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेपाल, सर इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है? राइट आंसर है सर फॉरेन इनकम है, तो फॉरेन इनकम। पर्सन नॉन रेसिडेंट क्या टैक्सेबल होगी? राइट आंसर है ये भी टैक्सेबल नहीं होगी। आंसर कितना हो जाएगा? 6 लाख की इनकम हो जाएगी, इस पे जो रेलेवेंट टैक्स रेट लगेगा अपना वो लगा देंगे। 6 लाख की इनकम है। क्वेश्चन नंबर 7, मिस विविथा पेड सम 5,05,000 यूएस डॉलर टू कुलशेखरा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रैक्टिस इन कोलंबो। सर अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट को पेमेंट कर रहे हो, यानी क्या मैं कह सकता हूँ एमटीसी में फॉल करता है? क्या मैं कह सकता हूँ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है? यानी सर सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज 7 में आता है। सर क्लॉज नंबर याद नहीं होते मेरे साथ, बस रिपीट करते चलो याद हो जाएंगे। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 7 में फॉल करेगा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट हो रहा है। सर कभी भी अगर रेसिडेंट पर्सन फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेमेंट करता है तो वो इंडियन इनकम मानते हैं, लेकिन अगर सर इंडिया के बाहर बिजनेस करने के लिए या इंडिया के बाहर अगर इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए कर रहा है तो इंडियन इनकम नहीं मानते। क्या कहता है? पेमेंट वॉज मेड इन कोलंबो, ठीक है, तो कोलंबो में पेमेंट किया, कुलशेखरा एज अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। दी कंसल्टेंसी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इन इंडिया, सर इंडिया में बिजनेस करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं। अगर इंडिया में बिजनेस करने के लिए पेमेंट करें तो बाय डिफॉल्ट इंडियन इनकम बन जाएगी। सर कुलशेखरा के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा, सर इंडियन इनकम माना जाएगा, भले वो नॉन रेसिडेंट क्यों ना है कुलशेखरा, इसके हाथ में टैक्स लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, एज एन लंबा क्वेश्चन है, दम नहीं क्वेश्चन में, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कंप्यूट द इनकम इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एजेड 35 ईयर्स बीइंग रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, तीनों ही केसेस में आप सॉल्व करके बता दो। अज्यूम ही हैड एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स regime। सर क्या करना है? सर रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तीन केसेस में अपने को बताना है। क्या कह रहा है सर? इंटरेस्ट फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% रिसीव्ड इन इंडिया। सर यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स कौन से सर? यूनाइटेड किंगडम की उत्तराखंड? क्या समझे हम इससे? बेसिक्स क्या समझे सर? यूनाइटेड किंगडम समझे, उत्तराखंड समझे? बाय डिफॉल्ट इंडिया में उत्तराखंड को कोई भी यूके नहीं बोलता। इंडिया में कोई यूके नहीं बोलता। इट इज रीजनेबल इनफ टू अज्यूम कि ये जो यूके है अपना, ये उत्तराखंड है, नॉट दी यूनाइटेड, सॉरी ये जो अपना यूनाइटेड किंगडम है, नॉट दी उत्तराखंड। तो अगर इनकम है कहाँ की? यूके की इनकम है, यानी क्या मैं कह सकता हूँ अक्रू राइस यूके में ही हो रही है। पहले के 8 क्लॉसेस में सेट करके देख लो, कहीं पे भी फॉल नहीं करेगी ये। अब अपने को देखना है क्या रिसीव इंडिया में हो रही है? सर रिसीव इंडिया में तो सिर्फ 50% हो रही है, यानी सर ओनली 50% इज इंडियन इनकम, 50% इज इंडियन इनकम। यानी अगर मेरे से बोला जाए कि जो रेसिडेंट पर्सन है उसके हाथ में तो पूरी की पूरी 10,000 ही टैक्सेबल होगी, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 के टैक्सेबल होगी, क्योंकि रिसीव इंडिया में ही हो रही है। बाकी लोग तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ 5 के रिसीव इंडिया में हो रही है, तो सिर्फ वही टैक्सेबल इंडिया में होगी। सभी लोगों ने सही आंसर किया था, जितने भी लोगों ने भेजा सभी लोगों ने सही आंसर किया था। सर बिजनेस इन चेन्नई, सर चेन्नई में बिजनेस है, इंडिया में 50% रिसीव हो रहा है, सर फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, आंख बंद करके पूरा का पूरा इंडियन इनकम मानेंगे इसको, पूरा पूरा इंडियन इनकम मानेंगे, आंख बंद करके मानेंगे तीनों के लिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स और सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। सर इंडिया में कंपनी लोकेटेड है, उसका सेल हो रहा है। सर सेक्शन याद करवाओ, सर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 का पार्ट 3 बात करता है इस बारे में कि अगर शेयर्स इंडिया में लोकेटेड है या एसेट इंडिया में लोकेटेड है, उसका जब भी ट्रांसफर होता है तो कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल होता है। इट इज इंडियन इनकम, तीनों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। इसे टिक टिक नहीं करना, आपको फिगर्स लिखने हैं, ठीक है? मैं आपको जगह कम होने के कारण मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है आप लोगों ने, इसलिए टिक टिक कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको नंबर्स लिखने हैं इसमें। उसके अलावा सर डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। सर अगर कंपनी ब्रिटेन की है, डिविडेंड वहीं पे मिल रहा है, तो क्या इंडियन इनकम मानेंगे? राइट आंसर इज नहीं मानेंगे, नॉट एन इंडियन इनकम, ये फॉरेन इनकम है। अगर फॉरेन इनकम है तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ओनली रेसिडेंट के हाथ में होने वाली, नॉन रेसिडेंट के हाथ में कुछ नहीं होगा टैक्सेबिलिटी, आर के लिए भी कुछ नहीं होगा। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ प्लांट इन जर्मनी 50% रिसीव्ड इन इंडिया।
सर अगर प्लांट आप जर्मनी में सेल कर रहे हो तो ये तो फॉरेन इनकम हो जाएगी ना, कैपिटल गेन भी इंडिया के बाहर हो रहा है। लेकिन क्योंकि 50% इंडिया में आ रहा है तो 50% टैक्सेबल करवाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे जो अपना 40,000 है, यहाँ पे 40,000 रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी लोगों के लिए 20 के ही टैक्सेबल होने वाला है। अर्न्ड इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी व्हिच वाज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बढ़िया सा कहता है। इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी व्हिच वाज कंट्रोल्ड इन दिल्ली। सर हमने पढ़ा हुआ था ना, हमने एक चीज पढ़ी हुई थी, क्या पढ़ा हुआ था कि अगर कोई बिजनेस है, फॉरेन बिजनेस है, जो कि कंट्रोल या सेटअप फ्रॉम इंडिया होता है, सर होती तो फॉरेन इनकम ही है वो, होती तो फॉरेन इनकम है, लेकिन रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए पूरी टैक्सेबल हो जाती है वो। यानी सर 70 के रेसिडेंट के लिए तो पूरा टैक्सेबल, इसके अलावा 70 के रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए पूरा टैक्सेबल। सर कहता है 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया, तो नॉन रेसिडेंट के हाथ में ना सिर्फ 40,000 ही टैक्सेबल होगा। एक बार इसको चेक करो, मीन इसमें दिक्कत आ सकती है। 70 70 40 बिल्कुल मैच करेगा आंसर, बिल्कुल मैच करेगा। सर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन। दिल्ली का बिजनेस है, लंदन से मैनेज होता है। सर बिजनेस तो इंडिया में है ना, कहीं भी कोई भी पर्सन अगर इंडिया में बिजनेस कर रहा है सर, इट इज ऑलवेज इंडियन इनकम, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, आंख बंद करके तीनों के लिए टैक्सेबल होगी वो। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ लंदन ब्रॉट टू इंडिया कंप्यूटेड। एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी लंदन की, कमा रहे हो लंदन में, इंडिया रेमिट कर रहे हो, क्या सर वो इंडियन इनकम बनेगी? राइट आंसर है सर दिस इज नॉट इंडियन इनकम, नॉट इंडियन इनकम। यानी सर आर एनओआर के लिए और एनआर के लिए तो नॉन टैक्सेबल हो गई, आंख बंद करके नॉन टैक्सेबल हो गई। सर रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, तो रेसिडेंट को करवा दो 50, किसने मना किया, करवा दो। सर इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर्स इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। एक बात बताओ, इंडियन कंपनी से मिल रहा है इंटरेस्ट, इंडियन कंपनी से मिल रहा है इंटरेस्ट, याद करो सर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 क्या बोलता है सर, तीन बातें करता है, बिजनेस कनेक्शन, प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया, उससे रिलेटेड इनकम। तो क्लॉज 1 का पार्ट 2, अगर इंडिया में एसेट लोकेटेड और उससे इनकम हो रही है, तो इट इज ऑलवेज इंडियन इनकम। तो ये तीनों के हाथ में बन जाएगा टैक्सेबल। क्या मैं अपने आप में बातें कर रहा हूँ कि आप लोग सुन रहे हो, प्रोसेस कर पा रहे हो चीजों को? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, अगर रेंडर्ड इन इंडिया है तो ये बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा कि इंडियन इनकम ही है, तीनों के लिए इंडियन इनकम मानी जाएगी। बिजनेस फ्रॉम मुंबई मैनेज्ड फ्रॉम लंदन, सर मुंबई का बिजनेस है, ऑलवेज इंडियन इनकम, क्योंकि इंडिया में बिजनेस हो रहा है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल एंड रिसीव्ड देयर, सर इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी लोकेटेड है, इंडिया के बाहर इनकम कमा रहे हो, इट इज नथिंग बट फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम है तो रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, नॉन रेसिडेंट आर एन आर के लिए नॉन टैक्सेबल। पास की अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया। इस पे मैं तब आऊंगा, पहले बताओ कि जाग रहे हो कि सो रहे हो, क्या है, सुन रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बताओ, उसके बाद इस पॉइंट पे आऊंगा। जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आंसर सेशंस आर बाउंड टू बी लेस इंटरेस्टिंग, बट बता रहा हूँ कि वैल्यू आपको अभी रियलाइज नहीं हो पा रही। जाग रहे हैं सर, परफेक्ट जाग रहे हैं, परफेक्ट। पास की अनटैक्स फॉरेन इनकम। सर पहला सवाल तो ये क्या फॉरेन इनकम है? यस सर फॉरेन इनकम उसी ने कह दिया ना, फॉरेन इनकम कह दिया ना। तो ये रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए तो नॉन टैक्सेबल होगी, ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है, फॉरेन इनकम है, टैक्सेबल होती नहीं है। सर बचा रेसिडेंट, रेसिडेंट में क्या करें? सर रेसिडेंट में आप कौन से ईयर के लिए टैक्सेबिलिटी निकाल रहे हो, कौन से ईयर के लिए टैक्सेबिलिटी निकाल रहे हो? सर क्या मैं कह सकता हूँ प्रीवियस ईयर 24-25 की टैक्सेबिलिटी निकाल रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर 24-25 की निकाल रहा हूँ, पुराने साल की इनकम है ना, पुराने साल की इनकम है। मैं इनकम किस साल की निकाल रहा हूँ? 24-25 की इनकम निकाल रहा हूँ ना, तो 24-25 की इनकम थोड़ी है ये, तो इसलिए थोड़ी टैक्स लगाऊंगा इस पे, इनकम ही नहीं है ये। इस पे अगर टैक्स लगाना चाहती है ना भारत सरकार, तो क्या करती है सर, इस फॉरेन इनकम पे लगाने के लिए सीए फाइनल में आप पढ़ोगे कि इसके लिए एक एक्ट है सर, कौन सा? ब्लैक मनी लॉ, ब्लैक मनी लॉ है, उसमें टैक्स लगाया जाता है इसमें। पुराने साल की फॉरेन की अनटैक्स इनकम पे अगर टैक्स भारत सरकार लगाना चाहती है, तो ब्लैक मनी लॉ सीए फाइनल में पढ़ेंगे हम आराम से उसको, वहां पे टैक्स लगाती है, यहाँ पे नहीं लगाती। ठीक हो गई ये बात? आगे देखो, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड ब्रॉट टू इंडिया। एक बात बताओ, अगर एग्रीकल्चर लैंड से इनकम हो रही है,
और वहाँ पे ही रिसीव करके फिर इंडिया लेके आ रहे हो। एक बात बताओ, क्या ये इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है? पहला सवाल यही होना चाहिए, इंडियन है कि फॉरेन इनकम है? सर इंडिया के बाहर कमाया, इंडिया के बाहर ही रिसीव किया, फिर रेमिट किया, तो ये है तो फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम नहीं है। इंडियन इनकम नहीं है तो फॉरेन इनकम। यानी सर आरओआर के लिए और आरएनओआर सॉरी आरएनओआर के लिए और नॉन रेसिडेंट के लिए तो कंप्लीटली हटाना पड़ेगा अपने को, इसको लेंगे ही। लेकिन सर रेसिडेंट के लिए क्या टैक्सेबल होगी कि एग्जेम्प्ट होगी? सवाल ये आता है, रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी कि एग्जेम्प्ट होगी? राइट आंसर है सर टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जब इंडिया में लोकेटेड होती है ना, तभी सिर्फ एग्जेम्पशन मिलता है, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं मिलता। एग्रीकल्चर लैंड अगर नेपाल में है ना, तो इस पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ये टैक्सेबल हो जाएगी रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया व्हिच वाज सेट अप इन इंडिया रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया। सर क्या बोल रहा है? सर बिजनेस चल रहा है केनिया में, सेटअप किया था इंडिया से। सर उसके अलावा आपने कमाया केनिया में, फिर खर्चा करने के लिए इंडिया लेके आ गए। बताओ क्या इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है? सबसे पहला सवाल, क्या इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है? सर है तो फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम नहीं है क्योंकि सर इंडिया के बाहर बिजनेस कर रहे हो, इंडिया के बाहर कमा रहे हो, है तो फॉरेन इनकम। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ सर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगी? रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाए, क्योंकि वही यही यही इनकम सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करती है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। आरओआर में और आरएनओआर में सिर्फ इसी इनकम का डिफरेंस है, बाकी आरओआर और एनओआर में कोई फर्क नहीं है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ। अगर आरओआर को पकड़ रहे हो आप, सॉरी आरएनओआर को पकड़ रहे हो, एनआर को पकड़ रहे हो, सिर्फ एक ही इनकम का डिफरेंस है। क्या बोल रहा हूँ? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अगर आप आरएनओआर को पकड़ लो और एनआर को पकड़ लो, सर दोनों सेम ही है अगर आप ध्यान से देखोगे ना। आरएनओआर और एनआर सेम है। बस इसमें क्या होता है ना, अपने को एक फॉरेन की इनकम जो है ना, जो कि इंडिया के बिज़नेस से मतलब इंडिया से कंट्रोल हो रही है, इंडिया इंडिया से कंट्रोल हो रहा है कोई बिज़नेस या इंडिया से सेटअप किया हुआ है बिज़नेस, सिर्फ यही इनकम ही आरएनओआर में एक्स्ट्रा टैक्सेबल होती है, बाकी कोई इनकम टैक्सेबल होती ही नहीं है इसमें आरएनओआर। समझ पा रहे हो डिफरेंस? सर कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सर सिर्फ इतना डिफरेंस है नॉन रेसिडेंट में और आरएनओआर में, कि यहाँ पे ना किसी फॉरेन बिज़नेस जो कि इंडिया से सेटअप हुआ था, इंडिया से कंट्रोल्ड हो रहा है, सिर्फ उस इनकम को टैक्सेबल करवा रहा है, अदरवाइज़ कोई भी और बिज़नेस यहाँ पे टैक्सेबल होता ही नहीं आरएनओआर में। इट इज़ एज़ गुड एज़ नॉन रेसिडेंट, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसी चीज़ में अगर आगे घुस रहा हूँ तो मैं, ये क्या हो जाएगा? सर जो बिज़नेस सेटअप इन इंडिया है, सर रेसिडेंट के लिए तो ऑलवेज़ टैक्सेबल, आरएनओआर के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। सर गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेज़न ऑफ वेडिंग, सर इसमें गलतियाँ हुई लोगों से। गलतियाँ क्या हुई समझ में नहीं आया। आईएफओएस चैप्टर आता है, आईएफओएस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, कि अगर शादी के दौरान आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है, शादी के दौरान आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है ना, इट इज़ कंप्लीटली एक्सेम्प्ट। अगर शादी के टाइम पे कोई आपको रोल्स रॉयस भी देके जा रहा है, शादी के टाइम पे कोई अपना जुहू का बंगला आपको देके जा रहा है, शादी के टाइम पे आपको कोई भी गिफ्ट मिल रहा है ना, दैट इज़ कंप्लीटली एक्सेम्प्ट। कंप्लीटली exempt माना जाता है, उसको अपने को कभी भी टैक्स नहीं लगाना, इट इज़ ऑलवेज़ exempt, तीनों के लिए exempt हो जाता है। सर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक सेविंग्स डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सर इनकम तो है ना 12 के तीनों के लिए इनकम है सर, क्योंकि इंडिया में बैंक लोकेटेड। इसके अलावा सर इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड इन रशिया। एक बात बताओ सर, बिजनेस भी रशिया का, कंट्रोल भी रशिया का सर, यानी कमा रशिया में रहा, इट इज फॉरेन इनकम, इज फॉरेन इनकम। यानी सर रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगी 20 के, क्या नॉन रेसिडेंट के लिए होगी? नहीं होगी, बिल्कुल काटना पड़ेगा अपने को। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इंडियन कंपनी, डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिल रहा है, इट इज इंडियन इनकम, तीनों के लिए टैक्सेबल, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाता है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान से तीनों के लिए नॉन टैक्सेबल, क्योंकि इंडियन इनकम हो जाती है। जहाँ आप टोटल करोगे, टोटल करने के बाद आ जाएगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन मिलते हैं। डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन हम पढ़ेंगे, डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, कि अगर कभी भी आपको सेविंग्स अकाउंट पे ब्याज मिल रहा है, सेविंग्स अकाउंट पे ब्याज मिलता है ना कभी भी, तो 10,000 तक का ब्याज जितना भी आपको मिल रहा है ना सर, उसका वापस नीचे डिडक्शन मिल जाता है। ऊपर आप इनकम में कंसिडर करोगे, नीचे डिडक्शन ले लो आप, नीचे आप डिडक्शन ले लो आप, नीचे आप डिडक्शन ले लो। जैसे आप डिडक्शन ले लोगे, आपका 10,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सर रेसिडेंट को मिलता है, नॉन रेसिडेंट को मिलता है। यही आपको आंसर मिलेगा नीचे। आई डोंट थिंक कोई किसी एडजस्टमेंट में डिफरेंस है। हुँ, किसी एडजस्टमेंट में आई डोंट थिंक डिफरेंस है। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि अब आपको डाउट नहीं आया होगा। अब अगर जो आपको डाउट था इस क्वेश्चन को करते टाइम, वो डाउट क्लियर हो गया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन, इस पॉइंट में कोई डाउट हो, तो डाउट भी क्लियर हो गया होगा इस पॉइंट के साथ। बताओ जल्दी। अभी तक तो हम सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन बैंक में कैसे क्वेश्चन डले हुए हैं। सबसे पहले सीक्वेंस में स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन है सारे के सारे। उसके नीचे क्या है? स्टडी मटेरियल के टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस।
उसके नीचे क्या आ जाते हैं सर? आरटीपी, एमटीपीस और पास्ट ईयर के पेपर्स का कंपाइलेशन। सीक्वेंस क्या बोला मैंने? आप क्लियर है सर? परफेक्ट। सीक्वेंस बता रहा हूँ, सबसे पहले स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, फिर टेस्ट योर नॉलेज, फिर उसके बाद पास्ट ईयर के कंपाइलेशंस। वो ज्ञान की सिर्फ बात बता रहा हूँ कि इलस्ट्रेशन सबसे आसान होते हैं। इलस्ट्रेशन सबसे आसान होते हैं। टेस्ट योर नॉलेज का स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा रहता है, और पास्ट ईयर पेपर्स का स्टैंडर्ड ज्यादा रहता है। परफेक्ट है सर। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है लास्ट डे पे, उसके बारे में ओवर द पीरियड में चर्चा करूंगा। अभी आप सिर्फ करते चलो साथ में, या बस साथ में करते चलो। सर मिस्टर राम, an Indian citizen, left India 20/9/2024 को for the first time to work as officer in company in Germany। सर 20/9/2024 को छोड़ दिया। सर 20/9/2024 को अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई छोड़ता है तो अपने को 182 डेज वाली कंडीशन देखनी होती है और 365 डे वाली ये नहीं देखनी होती है। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जाता है तो सेकंड कंडीशन नहीं देखनी होती है। देखो क्या इंडिया में रुका है 180 डेज सर? 22 नवंबर तक देखो सर। जो अप्रैल का है, अप्रैल के इसने कितने दिन रुका है? अप्रैल में 30 डेज रुका हुआ है, मई में 31 डेज रुका हुआ है, जून में 30 डेज रुका हुआ है, जुलाई में 31 डेज रुका हुआ है, अगस्त में 31 डेज रुका हुआ है, और सर सितंबर में सर 22 डेज रुका हुआ है। सर बताओ कितने दिन रुका हुआ है इंडिया में? सर मेरी नजर में 175 डेज के लिए रुका हुआ है। युक्ति का जवाब आ गया पहले। दैट इज द लेवल ऑफ प्रोएफिशिएंसी आई वांट इन क्लास, कि मैं लिखूं उससे पहले जवाब आ जाए। वेल डन युक्ति। 175 डेज के लिए इंडिया में रुका हुआ है वो। अगर 175 डेज के लिए रुका हुआ है तो सर रेसिडेंट बनेगा क्या? ना जी ना जी, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा बस। और क्या जवाब है? ही डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया, देयरफॉर इज नॉन रेसिडेंट। इतना ही लिख देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। मिस्टर डे रिसाइडिंग इन यूएसए सिंस 1990, 1990 से। बढ़िया जी हाँ। मिस्टर डे रिसाइडिंग इन यूएसए सिंस 1990 विजिट्स इंडिया फॉर 30 डेज एवरी ईयर, 30 दिन हर दिन के लिए आते हैं। ही केम बैक टू इंडिया 1/10/2023 को फॉर परमानेंट सेटलमेंट। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 24-25 का अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। 24-25 में कितने दिन रुका हुआ है सर? 365 डेज रुका हुआ है, 365 डेज सर पूरा, क्योंकि इंडिया में आ गया तो पूरा ही दिन रुका हुआ है। यानी सर फर्स्ट बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर लिया इसने आराम से, अच्छे से फुलफिल कर लिया। सर एडिशनल कंडीशन सेक्शन 66 की दो एडिशनल कंडीशन रहती हैं, 730 डेज और मोर, प्लस सर 2 ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस। सर अगर आप इसको चेक करोगे ना, ये इसी को फुलफिल नहीं करेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ, जो सेकंड कंडीशन है अपनी, सेकंड कंडीशन, एक एडिशनल कंडीशंस में दो कंडीशंस रहती है सेक्शन 66 की। पहली कंडीशन होती है सर 730 डेज से ज्यादा आपको रुकना, और दूसरी कंडीशन रहती है 2 इयर्स के लिए आपको रेसिडेंट बनना है। यार वो पिछले साल तो इंडिया में आया है, पिछले 10 साल में 2 साल के लिए कहाँ रेसिडेंट बना लोगे उसको? पिछले 10 साल में 2 साल के लिए कहाँ रेसिडेंट बना लोगे? सर ये तो बेसिक तरीका होता है आंसर करने का, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बट आपको सॉल्व करते टाइम आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा देखो, आंसर देखना मेरे साथ एक बार, रीड करना कैसे कहता है। मिस्टर डे इज रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर बट ही स्टेड फॉर, सॉरी, मिस्टर डे इज अ रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर इफ ही स्टेड फॉर 365, सॉरी क्या बोल रहे हैं, रेसिडेंट है क्योंकि वो 365 डेज से ज्यादा रुका हुआ है। सर ग्रेटर देन 182 डेज के लिए रुका तो रेसिडेंट तो बन गया ना। सेक्शन 66 दो कंडीशंस प्रिस्क्राइब करती है, सेक्शन 66 दो कंडीशंस प्रिस्क्राइब करती है कि सर दो कंडीशंस कौन कौन सी, 730 डेज ज्यादा आप रुको, या 2 साल के लिए आप रेसिडेंट बनो पिछले 10 साल में और 7 साल में। कहता है पिछले 9 साल में वो इंडिया के बाहर रुका हुआ है, और उसके अलावा पिछले 7 साल में उसका स्टे 729 डेज से कम का है ना, तो इस केस में क्या बनेगा सर? रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। ही इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ही डज नॉट सेटिस्फाई ईदर ऑफ द कंडीशन, बिकम, he does not satisfy, if he does not satisfy either of these conditions he would become resident ordinary resident। पर प्रीवियस ईयर 24-25 स्टे वुड बी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, पूरा ज्ञान जो दे दिया वही ऊपर जो है वही ज्ञान नीचे दिया हुआ है। ये सिंपल फंडा क्या है, जो आपको तरीका है ना, जो फॉर्मेट है ना, उस फॉर्मेट में आप फिल करते चलो, बस नीचे आंसर लिख दो कि सर ही इज रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बस इतना ज्ञान लिख दोगे आपका आंसर पूरा सही हो जाएगा।
एक बात बताऊँ? बात बताऊँ? कभी भी ना ऐसे क्वेश्चन को देखो ना तो ऐसे काट दिया करो। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को देखो ना तो काट दिया करो। क्यों काट दिया करो? सर ये क्वेश्चन आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ने बैठोगे तो आपको ये क्वेश्चन वापस सॉल्व करना पड़ेगा? इतना डेप्थ कांसेप्ट में पढ़ के आओगे, 40 क्वेश्चन्स आपके पास सॉल्व करने के लिए। सर 729 डेज़ क्यों लिखा हुआ है? आप जी अयुक्ति काट सकते हो इस पॉइंट को क्योंकि सर होता क्या समझना, आपको बोला रेज़िडेंट बनने के लिए 730 या उससे ज़्यादा दिन रहना पड़ेगा। 730 या उससे ज़्यादा रहना पड़ेगा। ये कान को ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ता है, बोलता है क्योंकि वो 729 डेज़ से कम रहा ना इसलिए नॉन रेज़िडेंट बन गया, या आरएनओआर बन गया, ऐसे बोलता है वो। इट इज़ नॉट रिलेवेंट आप इस तरीके से मत लिखो। उसने लिखा है क्योंकि वो 729 डेज़ या उससे कम रहा है इसलिए वो आरएनओआर बना। आप लिखो ना कि वो 730 डेज़ नहीं रहा। दोनों ही बात सेम है ना, समझ पा रहे हो? दोनों बात सेम है। आपको एक जना बोलता है कि 730 डेज़ से ज़्यादा रहोगे तो रेज़िडेंट बन जाओगे, या आप बोल दो नहीं रहे। ये बोल रहा है कि 729 डेज़ से कम रहा इसलिए आरएनओआर बना, इसलिए 729 डेज़ लिखा हुआ है, प्रेज़ेंटेशन का डिफरेंस है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। जैसा प्रेज़ेंटेशन मैंने आपको बताया ना 30 डेज़ से ज़्यादा वाला आप उसको लिख के आ जाओगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन को काटने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मेरा जवाब ये था, इस क्वेश्चन को करने का आपके पास टाइम नहीं है आगे चल के। आगे चल के सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन ढंग से करना है। आप पूरे 40-40 क्वेश्चन में इतना-इतना टाइम नहीं दे सकते क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं तो बोलूँ पिछले वाले क्वेश्चन को भी काट दो, इस क्वेश्चन को भी काट दो। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सर ये कभी नहीं पूछने वाला आपसे पेपर में ये वाला क्वेश्चन। और इससे हेवी क्वेश्चन्स में इससे ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएँगे ना, तो क्वेश्चन्स को ना कट करते आना चाहिए आपको। कट एज़ इन एक बार जो क्वेश्चन पहली बार में सही हो गया ना, नेक्स्ट टाइम आपको उसको सॉल्व नहीं करना है, ताकि क्वेश्चन्स रिफाइन हो आपके लिए। जितने क्वेश्चन आप रिफाइन करोगे ना, किसी भी सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, एफआर बोल रहा हूँ, अकाउंट्स हो गया, एसएम हो गया, कॉस्टिंग हो गया, लॉ हो गया, जितने क्वेश्चन्स को आप रिफाइन करोगे ना, उतना लास्ट डे के लिए आप कम से कम मटेरियल इकट्ठा कर पाओगे। तो बैटल लास्ट डे की है, 1.5 डे में जितना ज़्यादा आप समेट पाओगे ना, उतना अच्छे से आप एक्सेल करोगे। अगर 1.5 डे में आप समेट नहीं पा रहे सिलेबस को, बिलीव मी साल भर की मेहनत, साल भर की कोचिंग, साल भर की बुक्स, साल भर के नोट्स सब बेकार है, सब बेकार है अगर लास्ट 1.5 डे में आप समेट नहीं पा रहे। तो क्वेश्चन आंसर्स भी अगर अपने को 1.5 डे में एम करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एम करने हैं, तो जितने फालतू-फालतू से क्वेश्चन है ना, ईज़ी-ईज़ी से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए कम रेलेवेंट है, उनको काटते चलो, अभी से ही काटते चलो। नेक्स्ट रिवीजन के टाइम पे जो और आसान लगे उनको नेक्स्ट टाइम और काट देना। हो सकता है सेकंड टाइम पढ़ते टाइम आपको कुछ चीज़ें और आसान लगे, तो उन क्वेश्चन्स को भी काटते चलना। ये बात मान के चलो कि अगर 40 क्वेश्चन है चैप्टर में, तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले रेफर करने के लिए आपके पास मैक्सिमम सर 5 से 6 क्वेश्चन्स होने चाहिए। बाकी सब क्वेश्चन या तो आपके सॉल्व किए हुए हों, या तो आपके कटे हुए हों, ये सोच के कि वो ईज़ी है। तभी जाके आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे और ये सेविक 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स होंगे सारे के सारे। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ऐसे ही आती है, जो आपको टीचर लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स देते हैं ना फाउंडेशन में मिलते हैं या इंटर में भी आपने सुना होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ऐसे ही आती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। सर सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूरा सिमिलर क्वेश्चन है जो हम ऊपर करके आए ना, पूरे सारे एडजस्टमेंट सेम है। इसमें इसको आप होमवर्क में ट्राई करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डीपीक्यू नहीं है लेकिन, आप पेन से स्क्रिबल करके कैसे भी करो, कैलकुलेटर पे करो, आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको एक नई चीज़ मिलेगी कौन-सी? सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। सर कभी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं ना हम, अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर लेते हैं ना, तो जो डिडक्शंस होता है ना डिडक्शंस में इसका डिडक्शन मिल जाता है। सेक्शन 80 सी करके एक सेक्शन होता है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिल जाता है, अप टू 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाता है। 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाता है, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट सबको मिल जाता है। उसके अलावा सर अगर कभी हाउस प्रॉपर्टी का जितना रेंट मिलता है ना रेंट मिलता है, ध्यान देना जितना रेंट मिलता है, इस रेंट मिलने का ना सर 70% ही टैक्सेबल होता है, 30% का डिडक्शन मिलता है आपको, 70% ही टैक्सेबल हो जाता है। आप देखोगे आंसर में से 1 लाख का रेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 70,000 ही टैक्सेबल करवाया है। यहाँ 60,000 का रेंट है, 30% डिडक्शन करके 42,000 टैक्सेबल करवाया हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी में एक डिडक्शन मिलता है अपने को। ये हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की डिटेलिंग में हम ज़्यादा समझेंगे। अभी को आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने बता दिया कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कभी भी लेंगे तो 30% डिडक्शन के बाद लेंगे और अगर कभी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसका 80C में ग्रॉस टोटल इनकम के नीचे डिडक्शन दिया जाता है आपको। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में डाउट आता है तो कल मेरे को पूछना, नहीं तो मैं कल में इसको सॉल्व करवा दूँगा क्लास। कोई भी अगर 2 लोग भी मेरे को बोलोगे ना कि सर समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो क्लास में ले लें। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। सर क्या कह रहा है ये? एग्जामिन द करेक्टनेस ये आपका लॉजिक टेस्ट करेगा। मैं आंसर नहीं दिखा रहा रुको कैसे छुपाऊँ? 1 सेकंड रुको। देखो इधर इधर देखो।
Examine the correctness of the statement. Income deemed to accrue arise in India to a non-resident by the way of interest, royalty, FTS is to be taxed irrespective of the territorial nexus. सर, आपसे पूछ रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है? आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आया, सर क्या बोल रहा है? किसी भी नॉन रेज़िडेंट के हाथ में अगर कोई इंटरेस्ट की, रॉयल्टी की, एफटीएस की इनकम होती है, सर उस पे हम टैक्स लगाएँगे ही लगाएँगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटोरियल नेक्सस। सर टेरिटोरियल नेक्सस यानी सर देश की बाउंड्रीज़ के कारण सर हम उस पे टैक्स नहीं रोक सकते, उस पे टैक्स लगाएँगे ही लगाएँगे। बताओ सर क्या ये स्टेटमेंट सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? मेरी लैंग्वेज को फिर भी आप इग्नोर करो। एक बार क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन रीड करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन को खुद ही रीड करो एक बार, मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या? क्या करेंगे इसमें? क्या स्टेटमेंट करेक्ट है कि गलत है? चलो आंसर भी देख लो यार, मैं तो मना भी नहीं कर रहा। करेक्ट बिकॉज़ इंडियन इनकम है, परफेक्ट। सही है। सही है तो चलो ठीक है, क्यों सही है? मेरे को जवाब आया युक्ति का, उसके अलावा बाकी लोग बताओ क्यों सही है? तनीश, जिया, चिरायु क्यों सही है? यशपाल, करेक्ट है। चलो, क्यों करेक्ट है? देखो इट हैज़ टू बी ईदर करेक्ट और इनकरेक्ट। आंसर सामने करेक्ट है, तो आंसर सबका करेक्ट आएगा। क्यों करेक्ट है ये बताओ ना मेरे को। मेरे को एक ने जवाब दिया युक्ति का बिकॉज़ इट इज़ इंडियन इनकम, बाकी लोग दूसरा जवाब सोचना। सेम कॉपी नहीं चलेगा, इंडियन इनकम है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नॉट वे लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सवाल ये पूछ रहा है ना, या जवाब इसका सिंपल ये है कि टेरिटोरियल नेक्सस के कारण टैक्स अब आज की डेट में नहीं लगता। अगर कोई बंदा यूएसए में बैठा हुआ है ना, तो अपने को वर्चुअली सर्विसेज़ दे रहा है। परफेक्ट है, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है कि सेक्शन 9 के कारण वो टैक्स लगा रहा है। बट सवाल ये नहीं है, सवाल टेरिटोरियल नेक्सस के ऊपर सवाल पूछ रहा है। टेरिटोरियल नेक्सस क्या बोलता है? सर अगर कोई पर्सन यूएसए में बैठ के इंडिया में सर्विसेज़ दे रहा है, सर उसको इंडिया में आने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको इंडिया में आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर वर्चुअल सर्विसेज़ भी दे रहा है ना, तो भी उसके हाथ पे टैक्सेबल होगी। अगर वो उसका कोई प्लेस ऑफ बिज़नेस इंडिया में है ही नहीं, उसका प्लेस ऑफ बिज़नेस इंडिया में है ही नहीं, लेकिन अगर वो इनकम सेक्शन 9 की इंडियन इनकम बन जाती है, तो इट विल ऑलवेज़ बी टैक्सेबल। सवाल जवाब ये है कि सर आज की डेट में ना पहले ज़माने में होता था कि अगर इंडिया में अगर आपने ऑफ़िस डाला हुआ है, इंडिया में अगर आपने कोई फ़िक्स्ड प्लेस ऑफ बिज़नेस खोला हुआ है, फिर उस पे जो इनकम होती थी वो इंडिया में टैक्सेबल होती थी। सर लेकिन अब क्या हुआ टेरिटोरियल नेक्सस को अवॉइड कर दिया सेक्शन 9 ने। सेक्शन 9 बोलता है कि इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल होगी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सामने वाला इंडिया में बैठा है या नहीं बैठा। वर्चुअली ऑपरेट कर रहा है कि फिजिकली ऑपरेट कर रहा है दैट इज़ नॉट रिलेवेंट। टेरिटोरियल नेक्सस को अवॉइड कर दिया गया। इसीलिए कह रहा है उसको टैक्स तो लगाएँगे, भले टेरिटोरी में आ रहा है, इंडियन टेरिटरी में वो आ रहा है या नहीं आ रहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप आंसर चेक करोगे तो यही कहेगा इन इफेक्ट इनकम बाय द वे ऑफ रॉयल्टी एफटीएस utilized in India would be deemed to accrue in India in the hands of non-resident whether or not such services is in India irrespective of the fact that वो resident है या non-resident है या उसका business इंडिया में है या नहीं है। मतलब उसको इंडिया में आने की ज़रूरत नहीं किसी भी तरीके से। वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, किसी भी देश का वासी हो, किसी भी देश का पर्सन हो, कहीं से भी सर्विसेज़ दे रहा हो, अगर वो इंडियन इनकम है तो उसपे टैक्स लगा के ही भेजेंगे हम। दैट इज़ द बॉटम लाइन क्योंकि वो इंडियन इनकम बॉटम लाइन यही है कि इंडियन इनकम है, अगर आप इंडियन इनकम ही मेंशन करके आ जाओगे, तो आप उसको मान लोगे, वो तो भी वो माना जाएगा, ठीक है? एग्ज़ामिन द करेक्टनेस, करेक्टनेस क्या बोल रहा है? एग्ज़ामिन विथ रीज़न वेदर द फॉलोइंग ट्रांज़ैक्शन अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया। सैलरी पेएबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जॉन, सिटिज़न ऑफ इंडिया 7 लाख रुपए फॉर सर्विसेज़ प्रोवाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कंसिडरिंग दैट ही पेज़ टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएसी। सर क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है, मिस्टर जॉन को सर्विसेज पे कर रही है, फिर फॉरेन डिप्लोमेट है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज क्लॉज कौन सा क्लॉज कौन सा क्लॉज कौन सा क्लॉज कौन सा कौन सा लगेगा क्लॉज कौन सा क्लॉज लगेगा कौन सा क्लॉज लगेगा सर कौन सा क्लॉज? पहला बिजनेस कनेक्शन, दूसरा जल्दी जल्दी कौन सा क्लॉज लगेगा?
कौन-सा? सर गवर्नमेंट अगर डिप्लोमेट देते तो क्लॉज़ नंबर 3 लगता है। पहला बिज़नेस करेक्शन, दूसरा सैलरी, तीसरा फॉरेन डिप्लोमेट, चौथा डिविडेंड, पाँचवाँ इंटरेस्ट, छठवाँ रॉयल्टी, सातवाँ एफटीएस, आठवाँ गिफ्ट। इंटरेस्ट हाथ बदल रहा था, इंटरेस्ट नहीं लगेगा सर, थर्ड क्लॉज़ लगता है। सर अगर कभी भी फॉरेन डिप्लोमेट अगर किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी है, उसको अगर पेमेंट कर रहे होते हैं तो क्लॉज़ 3 लग जाता है। पर वापस से रिवाइज़ करो मेरे साथ क्लॉज़। सर पहला कौन-सा था बिज़नेस या प्रॉपर्टी या फिर सर कैपिटल गेन? दूसरा सर सैलरी, तीसरा सर क्या था फॉरेन डिप्लोमेट, चौथा सर क्या था अपना डिविडेंड, पाँचवाँ सर कौन-सा था इंटरेस्ट, सिक्स्थ कौन-सा था? सात में सिक्स्थ कौन-सा था सर रॉयल्टी, 7th कौन-सा था सर टेक्निकल सर्विसेज़ और 8th कौन-सा था गिफ्ट वाला सर अगर कैश में गिफ्ट दे रहे हो किसी नॉन रेज़िडेंट को, ऐसे आपको याद करके चलना है। सर क्लॉज़ेज़ याद होंगे, मैं बता रहा हूँ एग्ज़ामिनर के सामने ऐसा इंप्रेशन पड़ता है ना आप मानोगे नहीं। जहाँ पूरी दुनिया मेंशन करके आ जाएगी सर एज़ पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आप हो गए आंसर लिख रहे होगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ 4 ऐसा लिख के आ जाओगे ना, एग्ज़ामिनर देख के फ्लैटर हो जाता है। तो टैक्सेबल होगी क्या? राइट आंसर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। ध्यान देना सर 115 बीएसई में टैक्स भरा है ना, 115 बीएसई में हम पढ़ेंगे आराम से, अभी उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा मैं। 7 लाख की सैलरी में उसपे आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। 115 बीएसई में सैलरी के ऊपर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे 115 बीएसई जब हम पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे सेम चीज़ को। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, 6,25,000 की इनकम टैक्सेबल होगी। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन मनी इज़ बोरोड आउटसाइड इंडिया 5 लाख रुपए बाय नॉन रेसिडेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ बिज़नेस विद इन इंडिया एट मुंबई। सर एक नॉन रेसिडेंट ने किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट से लोन लिया, ऑलवेज़ नॉन टैक्सेबल लेकिन अगर वो लोन इंडिया में बिज़नेस करने के लिए लिया गया है, तो वो टैक्सेबल हो जाता है। दिस शुड बी टैक्सेबल। अगर आप देखोगे ढंग से सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ 5 उसके बाद क्लॉज़ सी सब कुछ बढ़िया तरीके से इसने मेंशन कर रखा है। अगर ध्यान से देखो अगर स्क्रीन में नहीं दिख रहा हो, कितना सुंदर तरीके से इसने मेंशन किया हुआ है और आपको पता है ये सब चीज़ें। परफेक्ट है युक्ति, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और सिर्फ ये बात नहीं, मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा मतलब मैं देखो आप मुझे पता है कि यार अगर हमारा साथ है तो लंबा साथ है, तो सीए फाइनल में भी आप मेरे साथ रहने वाले हो। सीए फाइनल में इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर इसी चीज़ को हमको और खोद-खोद के और डिटेलिंग में पढ़ना है, तो याद करने ही पड़ेंगे आप। क्लासेस तब तो याद होंगे ही होंगे। यशपाल परफेक्ट, बढ़िया चिरायु, वेल डन। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इंटरेस्ट 19,000 रिसीव्ड बाय रेसिडेंट एसएससी मिस्टर राम एजेड 46 इफ ही एक्सरसाइज ऑप्शन 60 शिफ्टिंग आउट सर पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट ना आप फॉर द टाइमिंग मानो रुपीस 3500 रुपीस तक का ना एग्जेम्प्ट होता है। 3500 तक का एग्जेम्प्ट हो जाता है, बाकी सर बैलेंस इज़ टैक्सेबल, बैलेंस इज़ टैक्सेबल। और सर उसमें भी क्या होता है सर 10,000 रुपीज़ का आपको डिडक्शन मिल जाता है सर कौन-सा जो अगर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको तो इंटरेस्ट का और डिडक्शन मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिल जाता है। तो यही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 3500 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 10,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, जो बैलेंस बचा 5,500 ही टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है? देखो हर चैप्टर में ना थोड़े-थोड़े कॉन्सेप्ट बाकी चैप्टर्स के आते हैं। तो इट इज़ अनरीज़नेबल फॉर मी टू थिंक कि आपको चीज़ें समझा पाना इज़ ईज़ी और आपके लिए समझ पाना इज़ ईज़ी। थोड़ा-सा ना टाइम लगेगा प्रोसेस में, चीज़ें कुछ-कुछ नई-नई हैं, बाकी चैप्टर्स के टॉपिक्स आते हैं। तो इसलिए मैं इसको भी नहीं छोड़ सकता और बाकी पढ़ाऊँगा तो बा ये चैप्टर हेवी हो जाएगा। इसलिए ट्रस्ट द प्रोसेस। रॉयल्टी पेड बाय इंडियन सो रॉयल्टी पेड बाय रेसिडेंट टू नॉन-रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिज़नेस कैरिड आउट आउटसाइड इंडिया। अब बताओ इसका जवाब। सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ 6 सब क्लॉज़ 2 सब क्लॉज़ बी ऐसा कह सकता हूँ। सर बताओ टैक्सेबल होगा कि इंडियन इनकम माना जाएगा कि फॉरेन इनकम है बताओ? नो व्हाई? बढ़िया व्हाई बोल रहा हूँ बढ़िया, बढ़िया युक्ति। व्हाई का जवाब नहीं चाहिए? बढ़िया। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट नॉन टैक्सेबल भाई साहब दिल जीत रहे हो तुम लोग मेरा आज। लीगल सर लीगल चार्जेस 5 लाख रुपए पेड इन दिल्ली टू अ लॉयर ऑफ यूनाइटेड किंगडम हू विजिट इंडिया टू रिप्रेजेंट द केस एट द दिल्ली हाई कोर्ट। बताओ ये इंडिया में होगा कि नहीं? इंडियन इनकम होगा कि नहीं? ये बताओ। दिस इज़ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग क्या होगा कि नहीं होगा? एक लॉयर है यूनाइटेड किंगडम का, इंडिया विज़िट कर रहा है, इंडिया में हाई कोर्ट में आर्गुमेंट करने के लिए। तो आपने 5 लाख रुपए दिए, बताओ क्या इंडियन इनकम होगी कि नहीं होगी?
तनीश टैक्सेबल, युक्ति सेक्शन नंबर भी क्लोज कोट कर दिया, बहुत बढ़िया। यशपाल टैक्सेबल। मैं आपको आंसर दिखाना चाहता हूँ, इसमें होता क्या ना, टैक्सेबल तो है, आंसर तो है, बड़ी सीधी सी बात है, टैक्सेबल होगा। सर युक्ति ने बहुत अच्छा पॉइंट किया जहाँ पे मैं आपको लेके आना चाह रहा था। मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल ये, एक लॉयर है, लॉयर बिजनेस कर रहा है, या यूँ बोलूँ प्रोफेशन है, प्रोफेशनल है। क्या उसको मैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के क्लॉज़ 1 के पार्ट 1 में डिक्लेयर करूँ, फ्लेक्सिबल करवाऊँ, या सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के क्लॉज़ 7 के पार्ट क्लॉज़ 7 में करवाऊँ? सर क्या मैं उसका बिज़नेस मानूँ, या फिर मैं उसको प्रोफेशनल मान के सर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज़ में करवाऊँ, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज़ में करवाऊँ? क्या मैं उसका बिज़नेस मानूँ क्योंकि इंडिया में आ रहा है ना बिज़नेस करने के लिए? क्या मैं फर्स्ट क्लॉज़ में लेके चला जाऊँ कि मैं 7th क्लॉज़ में उसको प्रोफेशनल मान के 7th क्लॉज़ में लेके चला जाऊँ? राइट आंसर है सर, अगर वो इंडिया आ रहा है ना, अगर वो इंडिया आ रहा है ना, तो ऐसा मान लेंगे इंडिया में आके वो बिज़नेस कर रहा है, तो क्लॉज़ 1 में चला जाएगा। सर क्लॉज़ 1 में चला जाएगा। एफटीएस नॉर्मली ना, अगर वो इंडिया नहीं आ रहा होता ना, तो फिर एफटीएस होता। अगर वो इंडिया नहीं आता या कुछ भी मेंशन नहीं करता तो एफटीएस हो जाता। या अगर मैं आपको बताऊँ युक्ति आपके लिए स्पेशली, अगर आप एफटीएस भी मेंशन करके आ जाओगे ना, आपका हमेशा सही होगा। बिकॉज़ इट इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक। इवन अभी आपके लिए डिबेटेबल नहीं, सीए फाइनल में ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था और आईसीएआई ने दोनों सॉल्यूशन दिए हुए थे कि अगर आप चाहो तो उसको बिज़नेस भी मान सकते हो, अल्टरनेटिवली आप उसको एफटीएस भी मान सकते हो। ठीक है? तो अगर किसी को डाउट आता है कि वो फर्स्ट में जाएगा कि 7 में जाएगा, दोनों आंसर सही है। बट क्योंकि अगर वो इंडिया में आ रहा है तो इट इज़ रीज़नेबल इनफ कि आप बिज़नेस मान लो। अगर कुछ और मेंशन नहीं करता, आप एफटीएस मान लेना। बाकी अगर मन में डाउट है बाकी अगर मन में डाउट है कि किसमें ले जाना चाहिए, आप दोनों में से कोई भी आंसर करके आ जाओ, आईसीएआई आपको पूरे-पूरे नंबर देगा। परफेक्ट बात हो गई अपनी। बिल्कुल मज़ा आ गया अपने को इस पॉइंट में। ऐसे हेल्दी डिस्कशन होता है ना क्लास में, बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। सिर्फ़ एक सर्विसेज़ ही ली है। देखो बिज़नेस डज़ नॉट मीन कि सिर्फ़ एक सर्विस ली है कि मल्टीपल सर्विसेज़ ली है। बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन। बिज़नेस क्या होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो, बट सर्विसेज़ में तो आप एक ही सर्विसेज़ सेल करते हो ना। अगर आप ऑडिट की सर्विसेज़ दे रहे हो, इंडिया में आके ऑडिट करवा रहे हो, तो वो बिज़नेस ही एक तरीके का हो जाता है कई बार। लेकिन अगर आप उसको प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ में भी क्लासिफ़ाई कर सकते हो। थोड़ी-सी एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी होती है प्रोविज़न के इंटरप्रिटेशन में कि प्रोफ़ेशन को आप किसमें लेके जाओ। ये फाइनल लेवल पे भी दिक्कत आती है कि अगर कभी आप प्रोफ़ेशनल का पेमेंट कर रहे हो ना आप, तो प्रोफ़ेशनल का पेमेंट क्लॉज़ 1 में भी जा सकता है, क्लॉज़ 7 में भी जा सकता है। लेकिन अगर प्रोफ़ेशन इंडिया में आया है ना, तो फिक्स प्लेस ऑफ बिज़नेस आ जाता है सर, क्लॉज़ 1 लग जाता है उस कारण से। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता, टेक्निकल सर्विसेज़ नॉर्मली सर प्रोफ़ेशन में जाती है चिराई। उसमें ज़्यादा देखो, इसमें कन्फ्यूज़ होने का सेंस नहीं बनाता। सिंपल वर्ड है, कभी बिज़नेस लिखा हो क्लॉज़ 1, प्रोफ़ेशन लिखा हो क्लॉज़, या अगर टेक्निकल सर्विस बोला क्लॉज़ 7, सिंपल फंडा अपने को ये लगा देना। ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, सेंस नहीं बनाता कन्फ्यूज़ होने का। कन्फ्यूज़ होने का सेंस नहीं बना। टेक्निकल सर्विसेज़ जहाँ लिखा आप क्लॉज़ 7 में चले जाओ। मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, देखो आर्ग्यूमेंट करने बैठेंगे ना इस पॉइंट पे, हम दिन भर बैठ सकते हैं। मैं बेयर एक्ट लेके आ जाऊँगा, आप डीटीडबल लेके आ जाओगे, हर चीज़ में अलग-अलग इंटरप्रिटेशन निकलेगा। जब मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि ओपन फॉर एम्बिग्विटी है ये, ओपन फॉर एम्बिग्विटी है, मतलब आज की डेट में इंडस्ट्री में भी इस पे डाउट चल रहा है। तो अगर हम आर्ग्यूमेंट करके कोई कंक्लूजन निकाल भी लेंगे तो उसका सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं। इवन आईसीएआई भी दोनों सॉल्यूशन दे देता है अपने को, तो हम उसमें टाइम क्यों दें? ठीक है? जो आईसीएआई ट्रीट करता है मैं तो आपको क्लियर कट वो बता रहा हूँ। मिस्टर थॉमस, थॉमस थॉमस क्या? मिस्टर थॉमस, citizen of Japan comes to India for the first time in previous year 2021 during the financial year 2021, 21, 22, 23, 23, 24, यानी क्या मैं कह सकता हूँ प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर एंड 24, 25 यानी प्रीवियस ईयर में इसका स्टे कितना है? 50, 55, 95, 150। 50, 55, 95 और 150, ये प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर का स्टे है एंड 75 डेज कब का है? प्रीवियस ईयर का है। Determine the residential status. Examine the tax implication in the hands of Thomas for assessment. Your following transactions are entered by him. क्वेश्चन ऐसा टाइप का पूछेगा, पहले आपसे रेसिडेंशियल स्टेटस भी पूछ लेगा, फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी पूछ लेगा। सर प्रीवियस ईयर में 75 डेज है, सर कंडीशंस कौन सी होती है? 182 डेज से ज्यादा इक्वल की, या 60 डेज से 65 डेज वाली? सर 182 डेज वाली कंडीशन तो पहले पिट गई। 60 डेज वाली कंडीशन में पहला पार्ट तो फुलफिल कर ही रहा है वो, पहला पार्ट तो फुलफिल कर ही रहा है वो।
सेकंड पार्ट फुलफिल करने के लिए सर प्रीवियस प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में सर कम से कम उसको 365 डेज़ के लिए रुकना चाहिए। एक बार टोटल करो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है ये? 50 प्लस 55 प्लस 95 प्लस 150 और सर कितने दिन के लिए रुक रहा है ये? तो ये 360 डेज़ के लिए रुक रहा है। कितना हो गया? 50 प्लस 65 है, यस। 50 प्लस 65 प्लस 95 प्लस 150 सर 360 डेज़ के लिए रुका हुआ है यार। 5 दिन और रुक जाता ना तो इसको आरएनओआर तो बना ही देते हैं। 5 दिन और रुक जाता तो आरएनओआर तो बना ही देते सर। अभी इस केस में क्या बन गया? ये सर नॉन रेज़िडेंट बन गया क्योंकि कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता। वेरी गुड जिया, वेरी गुड युक्ति, बहुत बढ़िया। सर एक नॉन रेज़िडेंट के अब नॉन रेज़िडेंट बन चुका है, अब अपने को पहचानना है कि इंडियन इनकम है कि नहीं है। कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर माइकल अ नॉन रेज़िडेंट। एक नॉन रेज़िडेंट को नॉन रेज़िडेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है। बोरोड फंड्स आर यूज्ड बाय मिस्टर माइकल फॉर इन्वेस्टिंग इन कंपनी इंडिया कंपनीज डेट फॉर अर्निंग इंटरेस्ट। सर सवाल क्या, इधर देखो एक नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है सर किस चीज के लिए? लोन वॉज टेकन फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इन्वेस्टिंग इन डेट ऑफ इंडिया। डेट यानी इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। बताओ क्या इंटरेस्ट होगा सर? मैं आपको बोलूंगा गलत आंसर देने से पहले एक बार वापस बुक में जाओ, एक बार वापस बुक में जाओ और एक बार इस पे नजर घुमाओ। सर एक बार नजर घुमाओ इस पे, इंटरेस्ट पेबल। सर कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड में? सर फॉल भी कर रहा है तो क्या टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? एक बार इस पे नजर घुमाओ उसके बाद आंसर करना जो भी। नॉट टैक्सेबल। यस इट इज नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट वाला तो सीधे से नॉन टैक्सेबल कह दिया इसने। नॉन टैक्सेबल वर्ड पढ़ लिया फिर ओके ऊपर का ज्ञान दे दिया। नॉन टैक्सेबल जी हाँ perfect. Second part, he is also engaged in business of running news agencies and earn income of 5 lakh rupees from collection of news and views in India for transmission outside India. बताओ सर वो बंदा जो है ना मिस्टर माइकल वो न्यूज बिजनेस में भी है, इंडिया से न्यूज कलेक्ट कर रहा है और न्यूज कलेक्ट करके बाहर अपने चैनल में दिखा रहा है। बताओ क्या ये न्यूज कलेक्शन का बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस क्या इंडियन इनकम माना जाएगा? क्या इंडियन इनकम माना जाएगा? और प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट्स, यस चिरायू एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या ये इंडियन इनकम माना जाएगा? नॉन टैक्सेबल एब्सोल्युटली करेक्ट यार, एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम्हारे दिमाग में है मतलब पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में है, चैप्टर का हर एक एंगल आपको दिख रहा है। आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली कि आपको समझ में आया है ये चैप्टर। एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर लास्ट में ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद एबीसी अ पार्टनरशिप फर्म फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स डिजाइन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू फॉर स्टील एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया ही चार्ज 15 लाख रुपए। सर क्या कह रहा है? सर ये जो मिस्टर माइकल है ना, मिस्टर माइकल इज नॉन रेजिडेंट, माइकल इज नॉन रेजिडेंट। इसने एबीसी के साथ एंटर किया ट्रांजैक्शन में कि सर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज देगा ये किसको और इसके बदले लेगा 15 लाख रुपए। सर ध्यान देना एफटीएस का जो पेमेंट है ना वो बिजनेस इन कहाँ है? बिजनेस इन सर स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। यानी सर जो एफटीएस है वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दी जा रही है। तो क्या ये एफटीएस इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? राइट आंसर है, बड़ा सिंपल सा जवाब आपका सबका सही होने वाला है। इट इज टैक्सेबल। सिंपल सी बात है, एफटीएस कभी भी रेसिडेंट पर्सन करेगा तो ऑलवेज टैक्सेबल होती है ना। सिर्फ दो केस में नहीं होती, दोनों एक्सेप्शन फॉल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। यस टैक्सेबल। मैं इतना वेट करता हूँ, मुझे लगता है कि इतने में आप लोग जवाब दोगे नहीं, लेकिन आपके जवाब आते हैं मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो इट इज टैक्सेबल डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट है तो क्या हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। इट इज टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर थॉमस। तो सर पहले तो क्वेश्चन नोट करो एक दो होमवर्क वाले, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। बाद हम आगे बात करेंगे बिकॉज रेहान सर की क्लास है और मुझे लगता है कि जब हम ज़्यादा बोरिंग वाला काम करते हैं दिन में तो फिर वो अगली क्लास के लिए एनर्जी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया अपना डन। नंबर 15 नहीं ये वाला मत करो अभी।
ये क्वेश्चन को होमवर्क करो, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को होमवर्क करो। इस क्वेश्चन को आप काट सकते हो बिकॉज़ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इस क्वेश्चन को काट सकते हो, ये क्वेश्चन पूरा रिपीट हो गया। अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी आप सिमिलर क्वेश्चन को होमवर्क कर सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन। आई एम सर्चिंग फॉर अ डीपीक्यू, एक बार डीपीक्यू मिल जाए तो फिर मेरा काम हो जाएगा। क्वेश्चंस काफ़ी सारे रिपीट होने लग गए। इस क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन में डालो। क्वेश्चन नंबर 24 को डीपीक्यू में डालो। तो सर डीपीक्यू जब मैं आपको बोलता हूँ ना सॉल्व करने के लिए, कोशिश करके जो आंसर इसमें दे रखा है ना, इस आंसर के थोड़ा-सा आस-पास लाने की कोशिश करना। आस-पास एज़ इन जो फॉर्मेट ये बोल रहा है ना, उस फॉर्मेट में कोशिश करके सॉल्व करने की कोशिश करना। भले पहले रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सॉल्यूशन खुद से कर लो रफली, फिर रीड कर लो सॉल्यूशन एक बार जल्दी से आप, फिर एक बार लिख के ट्राई करना। ऐसे ये पहले सेक्शन कोट करता है, प्रोविज़न कोट करता है, उसके बाद कैसे फिर ये अपनी प्रोविज़न बता रहा है, फिर उसके बाद कैसे वो रिलेट कर रहा है, फिर कैसे ये अपनी डिटेल्स दे रहा है और फिर लास्ट में कैसे वो इनकम कैलकुलेट कर रहा है। एक तरीका होता है सॉल्व करने का जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करता है। तरीका मैं सिखाऊँगा ओवर द पीरियड, अभी आप उसकी चिंता मत करो। लेकिन आपको थोड़ा-सा ना रिलेटेबल आंसर लिखना पड़ेगा। एग्ज़ामिनर जिस फॉर्मेट में लिखता है ना, आप अगर उसी फॉर्मेट में लिख के आ रहे हो, आपके नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फॉर दैट मैटर आप इस क्वेश्चन को डीपीक्यू में डालोगे। बाकी कल का दिन भी हम पूरा क्वेश्चन आंसर्स को देने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम कल के दिन में क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे एंड फिर परसों से हम चालू करेंगे वो चैप्टर जो आप चाहोगे। ठीक है? जो चैप्टर आप चाहोगे। हाउस प्रॉपर्टी चालू करें कि कैपिटल गेन चालू करें, 2 चैप्टर्स का चॉइस है आपके पास। ठीक है? परसों हम चर्चा करेंगे। वो कल की चर्चा है, परसों क्या चालू करना है। कल के दिन आप होमवर्क करके आने वाले हो। आज के दिन में कुछ बोर्ड नोट्स पे किया ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया। तो फॉर दैट मैटर टेक केयर। आज के दिन में अच्छे से पढ़ाई करना, होमवर्क अच्छे से करना, एक बार रिवाइज़ करना, ढंग से रिवाइज़ करना इस टॉपिक को, ठीक है? एंड मिलते हैं कल के दिन, ठीक है? कुछ अगर डाउट हो, मन में संशय हो, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट, अदर देन टॉपिक रिलेटेड डाउट, कोई और चीज़ किसी को समझ में नहीं आई हो, आई एम हियर फॉर अ मिनट, उसके बाद मैं स्ट्रीम एंड कर दूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू सर। मैं सार्थक सर की क्लास में ना कभी-कभी स्पैम कर दिया करो, सर हमको डीटी मज़ा आता है, ऐसा थोड़ा उनको भी मज़ा आएगा। वो भी थोड़ा-सा और एनर्जी ले लेंगे अपनी क्लास में। सार्थक सर को स्पैम करते रहा करो, सर इनकम टैक्स की क्लास में बहुत मज़ा आता है अपने को। सार्थक सर को, अमित सर को बढ़िया, स्पैम करते रहा करो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू एम्प्लॉइज़, कोई डाउट नहीं, आप ब्रेक लो आराम से, उसके बाद लॉ की क्लास में जाना। लॉ की क्लास में मैं भी बैठूँगा थोड़ी देर आपके साथ, इम्पोर्टेंट टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं तो मैं भी सुन रहा होता हूँ। ठीक है, बाय-बाय। केमिस्ट्री में एंड कर रहा हूँ।